के बारे में पढ़ा था। सीमेन का पीएच कैसा होता है? एल्केलाइन। इसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है? हाइड्रोजन। हाँ, इसका जो मूवमेंट होता है वो एक्रोसोम की वजह से होता है ना, एक्रोसोम में एंजाइम पाया जाता है। इसके अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? फ्रक्टेज। एक सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट में कितना कम से कम फ्लूइड होना चाहिए? 2 ml। 1 ml के अंदर लगभग 20 मिलियन स्पर्म होता है, तो 2 ml में कितने हो गए? लगभग अप्रोक्सीमेट 40 मिलियन। 2 ml में एक सैंपल में कितने होने चाहिए? कम से कम 40। इसकी मॉर्फोलॉजी चेक करते हैं, इसकी मोटिलिटी चेक करते हैं, इसकी वाइटलिटी चेक करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी ऐसा बोलते हैं, उसकी स्ट्रक्चर को बोलते हैं। मोटिलिटी ऐसा उसको बोलते हैं, उसकी मूवमेंट को बोलते हैं। वाइटलिटी उसके अंदर कितना स्पर्म लाइव है उसके लिए यूज करते हैं अपन लोग। मॉर्फोलॉजी 4 से 14%, मोटिलिटी कितना? मोर देन वाइटलिटी 58 से लेकर 75 के बीच में होनी चाहिए। यही पढ़ा था हमने। और ये भी पढ़ा था साथ में कि सबका अगर पूरा का पूरा एब्नॉर्मल होता है तो तीनों नाम साथ में ले लेते हैं, सेनो, पेरेटो, नेक्रोस्पर्मिया। हमने पॉलीस्पर्मिया और हाइपोस्पर्मिया दोनों का अलग अलग मीनिंग बताया था। हमने ऑलिगोस्पर्मिया और हाइपोस्पर्मिया दोनों का अलग अलग मीनिंग बताया था दोनों का अलग अलग। सबसे पहले अगर इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन की बात की, हमने बोला था कि अनप्रोटेक्टेड कोइटस एक्ट एलिजिबल कपल के द्वारा 1 साल तक किया जाता है, उसके बाद भी कंसीव नहीं कर पाना क्या कहलाता है? इनफर्टिलिटी कहलाता है। और हमने साथ में ये भी डिस्कस किया था कि इनफर्टिलिटी का मोस्ट कॉमन कॉज फीमेल एब्नॉर्मलिटी है 50%, 30 से 40% मेल, 10% दोनों का प्रॉब्लम हो सकता है, 10% अननोन पैथोलॉजी पता नहीं चलता। और लेकिन जब किसी को भी इनफर्टिलिटी होता है तो सबसे पहले सैंपल टेस्ट किसका किया जाता है? मेल में सीमन एनालिसिस। कितना पढ़ गया था? ठीक है, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ रहे थे मेल इनफर्टिलिटी और किस किस वजह से हो सकती है। हमने 3 बातें की थी कि या तो इधर आ जाएगी फटाफट, ये हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी, बातें नहीं, या तो यहाँ दिक्कत है किसकी वजह से हो सकता है, या टेस्टिस की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है क्योंकि इसमें बनता कहाँ है? टेस्टिस में, या फिर यहाँ से किसमें आता है? एजाकुलेटरी डक्ट में आता है। तो यहाँ पर इस रास्ते में दिक्कत की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसमें प्रॉब्लम है, इसका मतलब बोलेंगे प्री टेस्टिकुलर। क्या बोलेंगे? टेस्टिस के अंदर सर्टोली सेल में दिक्कत है, क्या बोलेंगे? टेस्टिकुलर इनफर्टिलिटी। और यहाँ पर कोई दिक्कत है, डक्ट ब्लॉक हो रही है, वेजेक्टोमी कर दिया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर, तो हम क्या बोल देंगे? कोई एजाकुलेशन फेलियर हो गया, कुछ भी। एक और पढ़ेगा आगे, न्यूबॉर्न बच्चों की पीडियाट्रिक डिजीज होती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ऐसे करके ये हो गया आपका पोस्ट टेस्टिकुलर। ऐसा पढ़ा था हमने। सबसे पहले पढ़ा था हमने प्री टेस्टिकुलर। प्री टेस्टिकुलर का मतलब प्रॉब्लम कहां पर? ब्रेन में। इसका मतलब एपिसिस नहीं बन रहा, एपिसिस नहीं बन रहा, रिस्पॉन्स नहीं बनेगा, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या कम रहेगा? एपिसिस क्या रहता है? बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, शायद नहीं भी आए, आज तक कभी नहीं आया कि प्री टेस्टिकुलर इनफर्टिलिटी में एपिस जी एनआरएस कम रहता है, ज्यादा रहता है, कम रहता है। बाई चांस आ जाए, जैसे पीसीओएस में आता है कि एलएच ज्यादा होता है, कम होता है, वैसे आ भी जाए बाई चांस। कार्मन सिंड्रोम का मतलब ये होता है ऐसा कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गोनाड्स नॉर्मल होते हैं, लेकिन गोनाड्स को स्टिमुलेट करने वाली एंडोक्राइन सेल खराब होती है। एंडोक्राइन मतलब पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस डैमेज होता है। किसी भी पर्सन का हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी खराब होता है, लेकिन उसका ओवरी या टेस्टिस नॉर्मल होते हैं, उसको कार्मन सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब कार्मन सिंड्रोम। प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा, हमने डिस्कस किया था, प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा होगा तो कंपैरेटिवली अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन का रेशियो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, थायराइड की एब्नॉर्मलिटी हो गई, ओबेसिटी हो गई, ये सारी बातें लिख लिया था। ये होगा नहीं लिखा? चलो क्या पढ़ रहे हो उसमें? माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हो, पीडियाट्रिक पढ़ रहे हो? पीडियाट्रिक होगी पूरी? अच्छा, सिस्टिक फाइब्रोसिस ना, मतलब पूरी होने वाली, ऑलमोस्ट हो गई कहने का मतलब। उसके बाद आपकी माइक्रो पढ़ाएंगे रवि सर। माइक्रोबायोलॉजी होगी ना? फिर और पढ़ा है, काफी पढ़ा अभी तो ना। अपना तो हो जाएगा 25 तारीख तक। अपन 25 को मिलेंगे, गायनी की 3-4 क्लास जो भी है पूरी होने के बाद, 2025 मतलब 25 जनवरी, जल्दी हो जाएगी अपनी खत्म। परसों क्या है? नहीं, मैं 25 जनवरी 2025 की बात कर रहा हूँ, 25/1/25। हाँ, आप कुछ भी मानो, आपकी मर्जी है, मैं मना भी नहीं कर रहा आपको। ये लिख लिया? अपने सिलेबस हो जाएगा एक बार, जो बचा है उनका भी तो पूरा करवाना है। सीएचएन करवा देंगे 30 क्लास में, 12 क्लास में एंडोक्राइन, 30 और 12 13 15 क्लास में एंडोक्राइन, 30 और 15 कितना हुआ? कितना हुआ? 45। ये है 25 जनवरी। नॉर्सेट कब है? 12 दिन को छोड़ दो, 30 मार्च। कितना मार्च? ये 30 मार्च। 25 जनवरी के ये हो गया आपके 7 दिन। कुछ लोग बोलेंगे 7 कैसे हुए, जिसको गिनती आती है वो 7 ही बोलेंगे, नहीं तो 6। 25 और 31 दोनों को ऐड करोगे तो 7 ही होगा ना। और फरवरी का 28, मार्च के 31, तो 28 और 31 1 8 9 कितने हुए? 59। 59 और 7 65। 65 में से अपनी क्लासेस चाहिए कितनी? 45। टोटल क्लास होगी 130। 65 दिन में एक दिन में दो, अपने को 45 क्लास चाहिए कि अपना सिलेबस आराम से पूरा, बाकी वाला सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। बाकी में 130 है तो 45 मेरी है, 130 में से 90 क्लास दूसरी आपके 30 मार्च तक, तो आपका भी हो सकता है। अपना कैलकुलेशन ठीक चल रहा है, सही चल रहा है। 45 में 30 सीएचएन मिलेंगे, 15 एंडोक्राइन मिलेंगे, बस 45 क्लास आ जाएगी 25 जनवरी, ठीक। ये लिख लिया? नेक्स्ट, और कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो भी हो सकता है बाई चांस। ड्रग्स। अब आता है टेस्टिकुलर कॉज, दूसरे नंबर पे कौन सा? टेस्टिस के अंदर प्रॉब्लम, किसी को कर्तागनो सिंड्रोम जिसके अंदर टेस्टिस फेलियर हो, बनाए नहीं, ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस का डेफिनेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ, हाँ सही है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिस इज कॉल्ड
एक एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है, पुराना भी है, सबको पता भी है। क्वेश्चन आता है, एक बच्चा था, उसको जब वो छोटा था तो उसको कौन सा ऐसा इन्फेक्शन हुआ उसकी वजह से बड़ा होने पर वो, हाँ मतलब ऐसे मीनिंग समझ रहे हो ना कि उसमें कंसीव करने का मतलब, कहने का मतलब रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं है। मम्स टेस्टिस को डैमेज करता है एडोलेसेंट में अगर किसी को हो जाए तो, है ना। मम्स का कॉम्प्लिकेशन है ऑर्काइटिस, समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ तो मम्स एक वायरस है, छोटे बच्चे होते हैं उनके यहाँ मम्मियाँ चत्तियाँ चेपती यहाँ पर गले वाला देखा होगा आपने मम्स, तो वही है। किसी बड़े में हो जाए एडोलेसेंट में प्यूबर्टी में तो ऑर्काइटिस कर सकता है क्या? ऐसा नहीं है। कॉम्प्लिकेशन का मतलब ये होता है कि बाई चांस हो सकता है, रिस्क फैक्टर है, जरूरी नहीं है। हाँ पहला कॉम्प्लिकेशन है मेनिंजोएंसेफेलाइटिस, वो ऑप्शन में नहीं है तो ऑर्काइटिस है। अगर एडोलेसेंट में आ जाए मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन तो आपका सीधा आंसर ऑर्काइटिस है। अगर क्वेश्चन आ जाए चाइल्ड को मम्स हुआ मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन मेनिंजोएंसेफेलाइटिस, और ये भी आ जाए कौन सा मेनिंजाइटिस, एसेप्टिक या सेप्टिक, एसेप्टिक या सेप्टिक, एसेप्टिक या सेप्टिक। बेवकूफो तुमने नर्वस सिस्टम में पढ़ा है वायरल को एसेप्टिक बोलते हैं, तो मम्स कौन सा इन्फेक्शन है, वायरल या बैक्टीरियल? वायरल है ना, तो वायरल का कॉम्प्लिकेशन वायरल होगा। तो किसी को अगर मम्स हो जाए तो कौन सा मेनिंजाइटिस होता है, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस होता है चाइल्ड में। कौन सा? एसेप्टिक का मतलब वायरल मेनिंजाइटिस, बेसिक फंडा है। और एसेप्टिक का नर्वस सिस्टम में दूसरा नाम वायरल मेनिंजाइटिस होता है। एसेप्टिक का मतलब क्या होता है? वायरस मेनिंजाइटिस। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फेक्शन नहीं है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है इसलिए नाम दे दिया एसेप्टिक। इंसेफेलाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज बैक्टीरिया है या वायरस है? किसने बोला बैक्टीरिया? आप में से किसने बोला? मुझे एक भी ऐसा बता दो बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन कॉज है जो इंसेफेलाइटिस करवाता, बताना कोई। इंसेफेलाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज वायरस है। ब्रेन में जो भी इन्फ्लेमेशन बैक्टीरियल तो मेनिंजाइटिस हो सकता है। इंसेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस में डिफरेंस नहीं पता आपको? इंसेफेलाइटिस का मतलब है ब्रेन की सेल का इन्फ्लेमेशन होना, मेनिंजाइटिस का मतलब है ब्रेन की लेयर का इन्फ्लेमेशन होना। मेनिंजाइटिस का कॉज बैक्टीरियल हो सकता है, प्रोटोजोल हो सकता है, वायरल हो सकता है, फंगस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इंसेफेलाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज वायरस है, इसलिए बोलते हैं कि ब्रेन में सूजन आगे कॉज पता नहीं चला, पता नहीं कोई वायरल हुआ है, ऐसा होता है। तो इंसेफेलाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज वायरस है, वायरल मोस्ट कॉमन होता है। मेनिंजाइटिस होता है ना, अडल्ट एक बच्चा है जिसकी एज है 15 साल। अब देखो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है बुक्स में, क्लियर करके बात बताई हुई है, हर किसी को भी हो सकता है बट ऐसा बोलते हैं। अगर किसी की एज 15 साल है तो मेनिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा? तो ऑप्शन दे दूंगा आंसर भी आ जाएगा। अगर किसी की एज 15 साल, 15 साल का मतलब एडोलेसेंट या यंग अडल्ट, एडोलेसेंट या अगर कोई एडोलेसेंट या यंग अडल्ट है उसमें मेनिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज है नाइजीरिया मेनिंजिटाइटिस। क्या है, समझ में आ रही? ये एडोलेसेंट और यंग अडल्ट का मोस्ट कॉमन कॉज है। ऐसा नहीं है कि निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से नहीं होता, हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से नहीं होता, हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन कॉज रिसर्च किया गया तो पाया कि एडोलेसेंट में मेनिंजाइटिस कम्युनिटी एक्वायर्ड मोस्ट कॉमन होता है। कौन सा एक्वायर्ड? तो कम्युनिटी एक्वायर्ड का मतलब है नाइजीरिया मेनिंजिटाइटिस। अगर बच्चों में पूछ ले तो फिर आपका आंसर जाता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, या फिर जाता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये जाता है आंसर। जैसे एग्जांपल हम पढ़ते हैं कई बार किसी को ओटाइटिस मीडिया हो जाए तो निमोनिया क्यों होता है, छोटे बच्चों में पढ़ते हैं ना, ओटाइटिस मीडिया हो जाए तो निमोनिया क्यों होता है, या निमोनिया हो जाए तो ओटाइटिस मीडिया क्यों होता है। नहीं क्यों होता है, क्यों है, ऐसे पढ़ते हैं ना हम लोग, क्यों होता है। बच्चे में या तो कान का इन्फेक्शन है तो गले में निमोनिया हो जाता है, या निमोनिया है तो कान का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि स्ट्रेचियन ट्यूब शॉर्ट होती है और मिडिल ईयर का कनेक्शन गले से होता है, और निमोनिया इसका मतलब गले के रोग से इन्फेक्शन जा रहा है। तो सेम बैक्टीरिया जो कि यहाँ होगा निमोनिया, वही आपका ओटाइटिस मीडिया करता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है ना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है, वो मोस्ट कॉमन कॉज करता है ओटाइटिस मीडिया का भी और निमोनिया का भी, ऐसा बोलते हैं। फूड ऑर्किडिज्म क्या होता है? ऑर्किडिज्म किसकी प्रॉब्लम है, टेस्टिकुलर या प्री टेस्टिकुलर? किसकी प्रॉब्लम है? टेस्टिकुलर। ऑर्किडिज्म क्या है? अनडिसेंडेंट टेस्टिस। नॉर्मली क्या होता है जब एक बॉय बेबी यूटेराइन कैविटी में होता है, जब तक उसकी एज 36 वीक नहीं हो जाती तब तक टेस्टिस स्पर्टम नहीं, मतलब डिसेंड नहीं होते। ये चाइल्ड मैच्योरिटी का साइन है, न्यूबॉर्न की मैच्योरिटी का साइन है। अगर दोनों टेस्टिकल स्पर्टम में आ जाए इसको बोलते हैं कि चाइल्ड क्या है, बच्चा क्या है, न्यूबॉर्न मैच्योर है। अगर किसी में बाई चांस किसी भी कारण से टेस्टिस डिसेंड नहीं हुए तो उस डिसीज का नाम है अनडिसेंडेंट टेस्टिस। क्या नाम है? अनडिसेंडेंट टेस्टिस। उसी का दूसरा नाम है क्रिप्टो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 1 साल तक वेट करना है। कितना साल तक वेट करना है कि अपने आप डिसेंड हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। उसको बोलते हैं ऑर्किडोपैक्सी। फिर हम पढ़ते हैं कि सर्जरी का नाम क्या है, तो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म इज अ डिजीज, ऑर्किडोपैक्सी इज अ सर्जरी, दोनों अलग अलग है। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म इज अ प्रॉब्लम, ऑर्किडोपैक्सी इज अ सर्जरी। समझ में आया? तो इसकी सर्जरी करनी पड़ती है, उसका नाम है ऑर्किडोपैक्सी। ये आप पढ़ते हो पीडियाट्रिक। 1 साल तक वेट करने के बाद ये क्वेश्चन भी आता है, अगर हमने क्रिप्टो ऑर्किडिज्म की सर्जरी नहीं की तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, नियोप्लेजिया, मैलिग्नेंसी, कैंसर हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, कैंसर फ्यूचर में हो सकता है। कैसे क्या? कैसे क्या? जहां पे जो चीज नहीं रहेगी दूसरी जगह रहेगी, वो मैग्नेट ब्लॉक कर देगी कहीं। टेस्टिस का होना चाहिए, कैविटी है ना इसकी, जो टेम्परेचर से हमें मिला, आपकी बॉडी का टेम्परेचर और टेस्टिकल कैविटी का टेम्परेचर अलग अलग होता है। जिस टेम्परेचर में जो चीज नहीं रहेगी उसका ग्रोथ में डिस्ट्रप्शन आ जाएगा, कुछ भी डिलेंज ग्रोथ होगी, उसकी वजह से कोई ना कोई फ्री रेडिकल्स बनेगा और उसकी वजह से वहां पर कैंसर ग्रोथ हो सकती है। टेम्परेचर अलग होता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर और टेस्टिकल कैविटी का टेम्परेचर अलग होता है, तो ये बॉडी के अंदर रह जाएगा, अंदर रह जाएगा, इनवाइनल कैविटी में रह जाएगा, और रह जाएगा तो फ्यूचर में कभी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर किसी को हो सकता। कॉम्प्लिकेशन का मतलब है हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन का मतलब नहीं होता है 100% होता है। तो ये आ गया क्रिप्टो ऑर्किडिज्म।
एबनॉर्मल स्पर्म, ये भी किसी टेस्टिस की प्रॉब्लम है ना, किसी की टेस्टिकल एबनॉर्मलिटी है। इन टेस्टिकल के जितने भी कॉज है उसमें आप देखोगे एफएसएच चाहिए होता है। ऐसे क्यों? कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि किसी को टेस्टिकल की एबनॉर्मलिटी की वजह से इनफर्टिलिटी होती है, उसमें एफएसएच नॉर्मल से ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। ये डायग्नोस करने के लिए है कि प्रॉब्लम कहां है। एफएसएच का लेवल भी चेक करते हैं ब्लड सैंपल लेके, कम है या ज्यादा है या लो है। कोई एक्सप्लेन कर सकता है ऐसा क्यों? वेरिकोसिल तो आपने नाम सुना होगा, आप पढ़ोगे वेरिकोसिल जो लेयर होती है, स्पर्म की लेयर होती है, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिकोसिल बोलते हैं। कोई बता सकता है मैं एफएसएच ज्यादा क्यों होगा? कोई एक्सप्लेन कर सकता हो तो? टेस्टिकुलर वाले में एफएसएच ज्यादा क्यों होता है? बेसिक फंडा है, सीधा बोल दो ना, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जो आप बोल रहे हो उसकी मीनिंग सही है, वही है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का आपने सुना होगा किसी का कि हाइपोथायराइडिज्म होता है तो टीएसएच ज्यादा होता है, सुना है? हाइपोथायराइडिज्म होता है तो टीएसएच कम होता है, सुना है ना? अगर प्रॉब्लम थायराइड में तो इसमें प्रॉब्लम किसमें है? टेस्टिस में। तो अगर टेस्टिस के अंदर प्रॉब्लम है तो ऊपर वाला टीचर और स्टूडेंट के बीच में उल्टा रिलेशन होगा, फिर स्टूडेंट मोटिवेट करेगा, टीचर नहीं पढ़ेगा। सर मतलब टीचर मोटिवेट करेगा, स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा। ऐसे तो एक्सप्लेन हम ऐसे कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए एफएसएस कहां बनता है? एंटीरियर पिट्यूटरी में। कहां बनता है? प्रॉब्लम किसमें है? टेस्टिस में। तो जिस किसी सेल में जो हार्मोन बनना चाहिए वो नहीं बनता, उसको प्राइमरी प्रॉब्लम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब टेस्टिस में प्रॉब्लम है। टेस्टिस का काम था कि यहाँ पर इसको बनाना, नहीं बना रहा, टीचर ने मोटिवेट किया। ये टीचर, इसको एंटीरियर पिट्यूटरी को कौन सी ग्लैंड बोलते हैं? ठीक है, इसका काम है, मास्टर का काम है स्टूडेंट को मोटिवेट करना, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब मास्टर को सच में दिक्कत पता थोड़ी है कि क्यों नहीं पढ़ पा रहे, एनवायरमेंट सही नहीं है, अंदर कुछ आईक्यू की प्रॉब्लम है, पढ़ना नहीं चाहते हैं। इसको इसका काम है कि ये खड़ा उसका, पढ़ो, तुम क्यों नहीं पढ़ते, तुम्हें पता नहीं है, टाइम इंपॉर्टेंट है। उसको उसने अंदर से थोड़ी देगा क्या दिक्कत है। इसका मतलब क्या हुआ? ये टीचर ने बोल दिया प्लीज पढ़ो, इसके अंदर दिक्कत है। ये खूब चाहता है पढ़े, लेकिन पढ़ नहीं पाता है। फिर भी टीचर को नहीं पता, तो टीचर को क्या करेगा? आएगा और आधा घंटा ज्ञान देगा। जब इसमें सेल में कोई भी हार्मोन नहीं बन पाता तो ब्लड के अंदर मैसेज आता है भाई कम हो रहा है, हार्मोन कम हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है। तो ये मैसेज जाता है एंटीरियर वहां उसको, किसको? हाइपोथैलेमस को। तो हाइपोथैलेमस अपने लेवल में बढ़ाता है जीएनआरएच कि प्लीज, मैसेज जाता है डायरेक्टर सर को, प्रिंसिपल को, कि बच्चों के नंबर नहीं आ रहे, नंबर नहीं आ रहे। डायरेक्टर सर और हाइपर एक्टिव क्यों नहीं आ रहे? डायरेक्टर सर हो गए हाइपर एक्टिव, क्यों नहीं आ रहे? ये अपना लेवल क्या करते हैं? एफर्ट बढ़ाते हैं, या तो टेस्ट ज्यादा करेंगे, या ज्ञान देंगे, या समझाएंगे ज्यादा से किसको समझाएंगे? टीचर को समझाएंगे, कुछ करो। तो ये अपना ये क्या करेंगे? ये सब समझाया टीचर को, टीचर ने अपना एफर्ट बढ़ा दिया, यहाँ आके डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट बताया आपको? अपने से हायर की कोई बात को अपने रोड पे थोपना क्या है? तो ये अब इन दोनों को पता नहीं, लोगों की दिक्कत है इसके अंदर। अब ये दोनों क्या दें इसको? ज्ञान दें। तो जब भी प्रॉब्लम इसमें होगी तो एफएसएच सेम होगी। हाइपोथायराइडिज्म में ऐसे ही होता है। ये माना कि थायराइड ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाती है? T3 T4। अगर बाई चांस थायराइड में ट्यूमर हो गया और थायराइड हार्मोन सीक्रेट नहीं कर पा रही है तो T3 T4 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ब्लड में। और हार्मोन का मतलब ब्लड से मैसेज जाता है, तो ब्लड में लेवल कम होगा तो मैसेज जाएगा प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल के पास मैसेज जाएगा घूमता घूमता कि ब्लड में T3 T4 कम है। तो यहाँ बैठा है टीआरएच। कौन बैठा है? टीआरएच बैठा है, इसका क्लास टीचर, इसका अपने सब्जेक्ट कर लेना, टीआरएच बैठा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। वो अपना लेवल क्या करेगा? बढ़ाएगा। लेकिन वो किसको बोल सकता है? टीचर को। यहाँ पर कौन है? टीएसएच है। वो बोलेगा तुम कुछ करो, T3 T4 कम है, तो ये भी अपना लेवल क्या करेगा? बढ़ाएगा। लेकिन इन दोनों को पता नहीं कि सेल के अंदर प्रॉब्लम है, जो कम होता रहेगा ये दोनों बढ़ते रहेंगे। इसीलिए बोलते हैं जब भी T3 T4 कम होता है तो टीएसएच टीआरएच ज्यादा होता है, जब भी T3 T4 ज्यादा होता है, ये उल्टा याद रखना है। हाइपोथायराइडिज्म में टीएसएच ज्यादा है, हाइपर में टीएसएच कम है। पर हाइपर का मतलब ये ज्यादा है, हाइपो का मतलब ये कम। तो सेम टेस्टिकुलर प्रॉब्लम है तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? आगे ना क्यों होता है टेस्टिकुलर में एफएसएच लो क्यों होता है? ठीक है, टेस्टिकुलर कॉज में एफएसएच हाई क्यों होता है, बस तो लिखोगे। हो गया। अब आते हैं पोस्ट टेस्टिकुलर। कौन सा टेस्टिकुलर? पोस्ट। पोस्ट टेस्टिकुलर में एफएसएच नॉर्मल रहता है। क्या एफएसएच में कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी में। क्या इस बनने में कोई दिक्कत नहीं? तो इस भी बन रहा है, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस भी सही है। दिक्कत कहां है? जैसे आज आपने बड़ा सिस्टिक फाइब्रोसिस पूरा पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया ना? सिस्टिक फाइब्रोसिस में सर ने आपको बताया होगा कि फीमेल में सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाता है और मेल में वॉस डिफरेंस ब्लॉक हो जाता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज थिकनेस ऑफ द सीक्रेशंस, दैट इज म्यूकस वेसिकोलोसिस। कहने का मतलब सीक्रेशन में पानी कम हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे ये टेस्टिस है, इसमें बनना चाहिए था, इसको बन गया, यहाँ से निकली ट्यूब जा रहा है। आपको पता है इसके अंदर लिक्विड भी तो होता है। अब किसी कारण से क्या हुआ? सिस्टिक फाइब्रोसिस की डेफिनेशन क्या है? जेनेटिकली it is a genetic trait, it is a autosomal recessive disorder in which CFTR gene abnormality, it is a multi system exocrine disorder। कौन सा? बॉडी की जितनी भी एक्सोक्राइन सेल है वो डक्ट के माध्यम से जो सीक्रेशन छोड़ती है वो उसमें पानी कम हो जाता है, तो वो सीक्रेशन कंपैरेटिवली थिक हो जाता है। तो वही यहाँ से इसने डक्ट है, इसके माध्यम से सीक्रेशन छोड़ा तो यहाँ पर ब्लॉक हो गया, कहीं पर जहां नैरो है वहां पर ब्लॉक हो गया, तो यहाँ पर स्पर्म जमा हो गया, तो स्पर्म एजाकुलेटरी डक्ट में नहीं आ पाया, तो नहीं आ पाया तो पेनिट्रेट नहीं होगा, नहीं हुआ, एजाकुलेशन में स्पर्म की मात्रा क्या होगी? कम होगी। तो क्या इसकी वजह से नहीं हो सकता? तो क्या सिस्टिक फाइब्रोसिस पोस्ट टेस्टिकुलर हुआ या प्री टेस्टिकुलर हुआ? पोस्ट टेस्टिकुलर हुआ। क्या ये बात समझ आई? पोस्ट टेस्टिकुलर का मतलब है, आपने ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस नाम सुना? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस नाम सुना? किसने सुना? सेम वही है, कोरिलेट करोगे ज्यादा समझ। व्हाट इज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस? ऐसा जॉइंटिस, ऐसा जॉइंटिस जिसमें लीवर में प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें सेल में प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें आरबीसी में प्रॉब्लम नहीं है। बाइल बनता कहां है? लीवर में। स्टोर कहां रहता है? गॉल ब्लैडर में। बाइल में ठीक ठीक बना, बाइल से कहां, लीवर से कहां जाता है? गॉल ब्लैडर से कहां जाता है?
ड्यूडेनम में किसमें जाता है, बाइल बन गया, बनने के बाद में जब वो ड्यूडेनम में जा रहा था जा नहीं पाया क्योंकि स्टोन हो गया। तो कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन हो जाए तो कौन सा जॉन्डिस हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्टिव। क्या मैं इसको पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस बोल सकता हूँ? क्या ये लीवर में दिक्कत है? लीवर के बाद बाइल डक्ट में जो दिक्कत होती है उसको पोस्ट हेपेटिक प्रॉब्लम बोलते हैं। तो बाइल क्या लीवर में कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। तो बाइल डक्ट में दिक्कत की वजह से जॉन्डिस हो जाता है, उसको पोस्ट हेपेटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। सही बात बोला। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है उसमें स्टूल क्ले कलर का आता है। कैसा आता है? इट इज ए क्लासिकल साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। आप कोई बता सकता है कि क्ले कलर का जॉन्डिस स्टूल क्यों आता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस? जब भी किसी पर्सन को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है क्ले कलर का स्टूल इसका मेन फीचर है। कैसे? ये है लीवर, ये है आपकी राइट हेपेटिक डक्ट, ये है आपका लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये है कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये है सिस्टिक डक्ट और ये है कॉमन बाइल डक्ट। पोस्ट हेपेटिक का मतलब है लीवर के बाद यहां से लेकर यहां तक कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको हम क्या बोल देते हैं? पोस्ट हेपेटिक। बाइल बंद हो गया एकदम सही। अब यहां से जा रहा था ड्यूडेनम में, इस दौरान यहां पे माना कि स्टोन है, तो क्या बाइल जा पाएगा? स्टूल का कलर ब्राउन किसकी वजह से होता है? बाइल पिगमेंट की वजह से होता है। तो बताओ क्या स्टूल में बाइल होगा? क्ले का मतलब होता है व्हाइट कलर, चॉकी कलर, व्हाइट कलर चॉक कलर। तो बताओ स्टूल कैसा होगा? क्ले कलर। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ बाइल पिगमेंट लीड टू क्ले कलर स्टूल इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। क्या ये बात समझ में आई कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्ले कलर का स्टूल क्यों होता है? जब भी किसी पर्सन को हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस पढ़ते हैं, क्ले कलर का स्टूल और डार्क कलर का यूरिन पढ़ते हैं, उल्टा है दोनों। आप में से कोई समझा सकता है कि क्ले कलर का स्टूल तो समझ में आ गया, डार्क कलर का यूरिन क्यों होगा? भयंकर डार्क कलर का यूरिन होगा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, डार्क एकदम फुल बाइल पिगमेंट होंगे उसमें। ऐसा क्यों? उल्टा क्यों है दोनों? कॉन्सेप्ट लगाना है। मैंने क्या बोला? ऑब्स्ट्रक्शन इन द बाइल डक्ट। इसमें प्रॉब्लम है क्या? बाइल जा पाया इंटेस्टाइन में, इसका मतलब बाइल क्या करेगा? बैकफ्लो मारेगा, बैकफ्लो मारेगा तो वापस आ जाएगा लीवर में, वापस आ जाएगा गॉल ब्लैडर में। आपको पता है लीवर से सेंट्रल वेन, हेपेटिक वेन, इंफीरियर वेन के बाद राइट एट्रियम, और मिला के आपका वेनस वेलिस पोर्टल वेन के थ्रू कहा जाता है। पोर्टल वेन आ गया, पोर्टल वेन के बाद सेंट्रल वेन, इंफीरियर वेन के बाद। तो जब बाइल नॉर्म इंफीरियर वेन के बाद में बाइल ज्यादा जाएगा कम, अरे भाई आगे ड्रेन नहीं हो पाया तो ज्यादा जाएगा कम। तो बताओ बॉडी के सर्कुलेशन में ज्यादा जाएगा कम। कार्डियक आउटपुट का मैक्सिमम कहां जाता है? किडनी में। तो किडनी में बाइल कम जाएगा ज्यादा, तो जितना ज्यादा फ्लो जाएगा, जितना ज्यादा बाइल जाएगा, उसका फ्लक्शन भी ज्यादा होगा कम। तो यूरिन कैसा आएगा? डार्क या एकदम लाइट? तो स्टूल में नहीं निकल पाने की वजह से यूरिन में ज्यादा निकलता है, बैकफ्लो हो जाता है। तो क्ले कलर स्टूल, डार्क कलर यूरिन इज ए क्लासिकल फाइंडिंग ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ। दिक्कत इसमें भी, टेस्ट इसमें नहीं है, दिक्कत यहाँ पर है। तो यहाँ पर दिक्कत है तो भी पोस्ट टेस्टिकुलर है, यहाँ पर दिक्कत है कोई तो भी पोस्ट टेस्टिकुलर है, किसी ने वेरेक्टोमी करवा दी तो भी क्या है? पोस्ट टेस्टिकुलर है। सब कुछ ठीक है, यूरेथ्रा में दिक्कत होगी तो भी पोस्ट टेस्टिकुलर है, प्रोस्टेट में दिक्कत होगी तो भी पोस्ट टेस्टिकुलर है। और एक स्टेप आगे बढ़ो, ये ग्लांस फिनिश नॉर्मली ओपनिंग का होती है, ये यूरेथ्रा की, इसकी हॉरिजॉन्टल ओपनिंग होती है। अगर किसी में ओपनिंग यहाँ पर हो जाए उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाइपोस्पाडियासिस। तो क्या इसमें पूरा का पूरा सेमाइनल फ्लूइड वजाइना में पेनिट्रेट कर पाएगा? क्या डिपॉजिट कर पाएगा? नहीं। तो अगर किसी बच्चे को कंजेनाइटल पेनिस की प्रॉब्लम है तो फ्यूचर में उसको क्या एजाकुलेटरी फेलियर नहीं हो सकता? हो सकता है, नहीं हो सकता? तो हाइपोस्पाडियासिस भी पोस्ट टेस्टिकुलर इनफर्टिलिटी कर सकता है। हाइपो का मतलब होता है वेंट्रल या डोर्सल। ये पार्ट कौन सा है? ये पार्ट कौन सा है? ये पार्ट कौन सा है? डोर्सल को पोस्टीरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रल को क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में भी हमने पढ़ा था, वेंट्रल को एंटीरियर बोलते हैं, डोर्सल को पोस्टीरियर बोलते हैं। पढ़ा था स्पाइनल कॉर्ड जब बात किया था। पेनिस के मामले में उल्टा है। पेनिस की एनाटॉमिकल जो लोकेशन होती है, पेनिस की एनाटॉमिकल लोकेशन ऐसे नहीं होती, ऐसे होती है, ऐसे ऊपर की साइड। इसीलिए एनाटॉमिकल लोकेशन जो हम पढ़ते हैं वो ऐसे होगी, ऐसे होगी। एक्चुअली जो नीचे पार्ट है जब ऐसे होगी तो ये पार्ट आपके सामने दिखेगा, तो इसको बोलते हैं वेंट्रल ओपनिंग। क्या बोलते हैं? वेंट्रल सरफेस पे अगर यूरेथ्रल ओपनिंग होती है उसको हाइपोस्पाडियासिस बोलते हैं। दिखने में आपको पोस्टीरियर दिख रही है कि नीचे की साइड है, लेकिन एक्चुअली में पेनिस की लोकेशन ऐसे होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए बोलते हैं हाइपोस्पाडियासिस का मतलब है एचवी। क्वेश्चन आता है हाइपोस्पाडियासिस की डेफिनेशन क्या है? यूरेथ्रल ओपनिंग वेंट्रल साइड में होती है उसको बोलते हैं हाइपो, और अगर किसी में यूरेथ्रल ओपनिंग ऊपर की तरफ होती है उसको बोलते हैं एपिस्पाडियासिस। कौन सा स्पाडियासिस? ऐसे दोनों कुछ इमेज आ सकती है, यूरेथ्रल ओपनिंग ऊपर की साइड एपिस्पाडियासिस, यूरेथ्रल ओपनिंग नीचे की साइड हाइपोस्पाडियासिस, दोनों आ सकती है, इमेज आ सकती है। और अगर किसी का यूरेथ्रल ओरिफिस बंद है उसको बोलते हैं फाइमोसिस। क्या है? और ज्यादा पीछे किसे गया? पैराफाइमोसिस। ब्लेडर सामने दिख रहा है, एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लेडर। किसी का ब्लेडर सामने दिख रहा है, ऊपर वाली स्किन बनी है, क्यूबिक बोन मालफॉर्मेशन हो गई। क्या मालफॉर्मेशन हो गई? ये जो क्यूबिक बोन है ये बनी नहीं, तो ब्लेडर सामने दिख रहा है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लेडर। ये भी क्वेश्चन आता है। एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लेडर के साथ में ये ज्यादा देखने को मिलता है या ये? 99% एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लेडर के साथ में एपिस्पाडियासिस होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि एपिस्पाडियासिस अगर किसी को है तो मोस्ट प्रोबेबली और कौन सा एसोसिएटेड डिसऑर्डर हो सकता है? एपिस्पाडियासिस या हाइपोस्पाडियासिस? एपिस्पाडियासिस। कौन सा? तो हाइपोरेपी में कभी नहीं फंसना है, हाइपोरेपी में कभी नहीं फंसना है। इजी हो जाएगा, इमेज आ सकती है इसकी, इमेज से आपको याद हो। अगर क्वेश्चन आ जाए पोस्टीरियर सरफेस पे तो आपको एपी ऑप्शन करना है। हालांकि ऐसा लिखा हुआ ना भी आए, आपको डोर्सल याद ज्यादा रखना है। ईडी, ईडी बीएच, दोनों में से एक याद करो, ईडी कर लो, बीएच मत करो। ईडी का मतलब है एपिस्पाडियासिस डोर्सल सरफेस, हाइपोस्पाडियासिस वेंट्रल सरफेस। नॉर्मली तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट ओपनिंग होती है, बट अगर कैसा हो जाए तो ये नाम देते हैं अपन लोग। एक क्वेश्चन पूछो और, एक कोई छोटा बच्चा है उसको एपिस्पाडियासिस या हाइपोस्पाडियासिस है, तो उनमें निम्न में से कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी? ऑप्शन ए ग्लाइकोस्यूरिया,
ऑप्शन बी हीमेचूरिया, ऑप्शन सी एल्ब्यूमिन यूरिया, ऑप्शन डी फाइयूरिया। वापस दो ऑप्शन। अगर किसी बच्चे को हाइपोस्पाडियासिस या एपिस्पाडियासिस है तो निम्न में से कौन सी प्रॉब्लम बच्चे को देखने को मिल सकती है? फाइयूरिया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्रोटीन यूरिया एल्ब्यूमिन यूरिया या प्रोटीन ए की बात है, ऑप्शन सी हीमेचूरिया, ऑप्शन डी ग्लाइकोस्यूरिया। जो इतना टाइम तक सोच रहे हैं उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ग्लाइकोस्यूरिया किसकी प्रॉब्लम? किडनी की। अरे ग्लाइकोस्यूरिया में ग्लूकोज छिड़ना तो प्रॉब्लम किडनी में, तभी ग्लूकोज छिड़ रहा है। हीमेचूरिया प्रॉब्लम किसकी? किडनी की या ब्लैडर की प्रॉब्लम। और तीसरा कौन सा बताया? प्रोटीन यूरिया। पीसीटी का फंक्शन है प्रोटीन का रीअब्जॉर्प्शन को रोकना। ये तीनों प्रॉब्लम किडनी की थी। पाइयूरिया का मतलब पस इन यूरिन, तो यहाँ पर इंफेक्शन हो गया तो यूरिन में पस नहीं आ सकता क्या? कॉमन सेंस भी नहीं लगा पाए तुम। वो तीनों यूरिन किडनी की दिक्कत है। बेवकूफ नहीं। तो अब आता है पोस्ट टेस्टिकुलर सिस्टिक फाइब्रोसिस, यंग सिंड्रोम्स, वाइजेक्टोमीज, हाइपोस्पाडियासिस, ब्लैडर नेक सर्जरी। ये हो गया आपका। कल पढ़ के ना यंग सिंड्रोम क्या होता है। ये हो गया आपका पोस्ट टेस्टिकुलर। हर चीज में कॉन्सेप्ट से पढ़ना फ्यूचर बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है, बहुत लंबे टाइम तक, है ना। जब पढ़ो ना तो उसका पूरा पोस्टमार्टम कर दो कि हाँ क्या क्या क्वेश्चन इससे आ सकता है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, जब भी आपकी पीरियडिक पूरी हो जाए ना तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप 2 लोकल गाइड में से क्वेश्चन निकालना, तीसरे नंबर पे सॉन्डर्स में से क्वेश्चन निकालना, फिर मॉस्बी में से निकालना, फिर बेसिक एनक्लेक्स आती है उनमें से निकालना, कम से कम 3 बुक में से पीरियडिक के क्वेश्चन निकालना। फिर तुम पेपर देने जाना, तुम्हारा पीरियडिक में 95% क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, एक आधा गलत होगा। और एक आधा भी चाहते हो गलत नहीं हो तो फिर थोड़ा और से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रट लेना, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पेपर वाले दिन भूल जाओगे। पता है मुझे, उस दिन भूल जाओ, पक्का पता है। आप नहीं, मैं भी भूल जाता हूँ। इसे हम पहले दिन पढ़ के जाना पड़ता है, कौन से महीने का बच्चा क्या करता है, 4 बॉक्स कब बनाता है, 9 बॉक्स कब बनाता है, वोकैबुलरी कितने वर्ड की कब होती है, कहानी कब सुनाता है, अपने घर वाले के बच्चों से कोरिलेट करते हैं और गलत हो जाते हैं ना। तो चाहते हो कि मेरा एक भी गलत नहीं हो तो एग्जाम से पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 1 नंबर आपको एक्स्ट्रा दे देगा वो। और बाई चांस लीजिए आ गया तो वैसे ही सही हो जाता है, कई बार नहीं हो, किस्मत अच्छी हो तो रिफ्लेक्स में से क्वेश्चन आ जाएगा तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से नहीं आएगा, वो जो बाकी माइलस्टोन में से नहीं आएगा। दिक्कत माइलस्टोन देता है, रिफ्लेक्स नहीं देता। अगर माइल रिफ्लेक्स में से आ गया तो दिक्कत नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्स में से ऐसे चिंदी का सवाल नहीं आएगा 9 सेट में। रिफ्लेक्स में से बड़ा तगड़ा सवाल आएगा, तुम सोच भी नहीं सकते, तुम जिसको हल्के में ले लिया वो आ जाएगा कि बताइए मोनो रिफ्लेक्स में कौन सी पालसी होती है, ऐसे करके घुमा देगा तुम्हें। मोनो रिफ्लेक्स एसिमेट्रिकल है तो बताओ कौन सी पालसी, ऐसे करके तुम्हें फंसा देगा। बहुत चालू चीज है 9 सेट, तुम उसको हल्के में ले लोगे। हो गया, हो गया क्या? अब हम पढ़ते हैं फीमेल की कॉज। फीमेल में क्या क्या दिक्कत हो सकती है, ये तो मेल के कॉज बढ़ी है। अब फीमेल में 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, ये क्या है? ओवरी है, ये कौन है? फैलोपियन ट्यूब है, ये कौन है? यूट्रस है, और ये कौन है? सर्विक्स। बेसिक फंडा ये है। अगर ओम ही ना बने तो क्या प्रेगनेंसी होगी? क्या ओम ही ना बने तो देखो एक मिनट सीखते हैं अपन, क्या ओम ही ना बने तो क्या प्रेगनेंसी होगी? अगर ओम बन गया, फैलोपियन ट्यूब में एबनॉर्मलिटी है, इसमें या तो सीरिया काम नहीं कर रहे, या म्यूकस काम नहीं कर रहा, या इधर से स्पर्म आ रहा है, इसको ओम और स्पर्म को मिलने नहीं दिया, या बाई चांस कुछ ट्यूब के अंदर कोई दिक्कत हो गई तो क्या प्रेगनेंसी हो पाएगी सक्सेसफुल? चलो ये दोनों मिल लिए, यूट्रस के अंदर कोई दिक्कत हो गई तो दिक्कत, चलो ये तीनों ठीक है, ये एकदम ओके है, ये एकदम ओके है, ये एकदम ओके है, ये सर्वाइकल कैनाल है, ये वेजिनल कैनाल है, मैं यहाँ बोल दूं सर्वाइकल और वेजिनल के बॉर्डर पे ओम ठीक है, इसमें एकदम ठीक, मेल की आपने सेपरेट टेस्ट की सीमन एकदम ओके है, सारे क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, ओम एकदम ओके। लेकिन जब ये दोनों मिले लड़की मर गई, इसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस। 10% में कौन सा रिएक्शन? जब ये दोनों यहाँ पर मिले तो एक दूसरे ने सुसाइड कर लिया, या तू मर जाए या मैं मर जाऊं, मर गए। फिर बाई चांस इसमें मर गया, यहाँ पर सर्वाइकल म्यूकस की वजह से या पीएच की किसी की भी वजह से, तो क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। तो इसकी वजह से हो सकता है, इसकी वजह से हो सकता है, इसकी वजह से हो सकता है, थोड़ा बहुत इसकी वजह से, और 5-10% ऐसा है जो पता नहीं किसकी वजह से हो रहा है। सब कुछ नॉर्मल है फिर भी नहीं होता, लाख में एक आधी फीमेल में ऐसा हो सकता है, मेल के कपल में ऐसा हो सकता है, सब कुछ नॉर्मल, फिर क्या करना पड़ता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं हम लोग, चलो पढ़ते हैं इन फीमेल। जब भी फीमेल को किसी भी प्रकार का ऐसा प्रॉब्लम होता है सबसे पहले उसकी हिस्ट्री लेते हैं। सबसे पहला काम क्या? हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जाम। यही तो एमएसएन की बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर में पढ़ा था, हिस्ट्री कलेक्शन HCPE, ये लिखते थे HC एंड PE, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर पेज भरने के लिए BP डैश छोड़ दिया, पल्स, रेस्पिरेशंस, सब चीज लिखते थे। तो इसमें वही है, हिस्ट्री में पूछेंगे भाई तेरे को कोई थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, मेडिकल की टैबलेट तो नहीं चल रही है, कोई सर्जरी तो नहीं हुई थी पहले, कभी कोई पेट में लगा होगा, इंजरी हुई होगी, कभी गिर गए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल ठीक रहता है, प्रीवियस GTPL स्कोर के बारे में बता दो, उसको बोलते हैं ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री, है ना। फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पहले कौन सा क्या ले रहे थे, कौन सा क्या कुछ साइड इफेक्ट हुआ हो, ज्यादा OCP लिया हो, मतलब उसकी पूछना जरूरी है। फिर उसके बाद में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, फिर उसके बाद में आता है एग्जामिनेशन करेंगे कुछ जनरल एग्जामिनेशन में वाइटल्स BP वगैरह, ये सिस्टमेटिक सिस्टम वाइज कोई अपना पुरानी लैब टेस्ट है तो बता दो, कोई दिक्कत हो कहीं पर, एंडोक्राइन, मेटाबॉलिक, ओबेसिटी, कुछ भी सिस्टमेटिक दिक्कत, किसी को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की प्रॉब्लम है, गायनोकोलॉजिकल, स्पेकुलम एग्जामिनेशन का मतलब सर्विक्स और वेजिना का एग्जामिनेशन करना, भाई तक स्पेकुलम्स। फिर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हार्मोनल, FSH, LH, GnRH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, 5 हार्मोन, इसकी भी स्टडी करना पड़ता है कि ये नॉर्मल है कि नहीं है। ये बेसिक है, मतलब इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, स्टार्टिंग इससे करते हैं, सीधा नहीं है कि भाई हाँ किसी को कंसीव नहीं कर पा रहा है IVF कर दो, अरे IVF सबसे लास्ट है, सबसे लास्ट, जब कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या करते हैं? बहुत लास्ट, मतलब इतना लास्ट, इतना लास्ट, बहुत लास्ट, ऐसे नहीं IVF कर दो सारे। हाँ
जी मैम, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं कर, आप कुछ कह रहे थे? कुछ नहीं कह रहे। आज 30 दिसंबर है, कल मंगलवार है ना, शायद मेरी क्लास नहीं हो पाई बाई चांस, तो आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। मेरे को बोलो सेम टू यू सर। थैंक यू सो मच। जिस दिन हमारी गायनी पूरी होगी उस दिन बिना के आपको समोसा खिलाऊंगा, मेरी कसम। आपको जो खाना है खा लेना उस दिन, ठीक है? जिस दिन गायनी पूरी होगी उस दिन मैं पहले खिलाऊंगा, तुम भूल जाओगे समोसे को। तो आपको भी याद रहेगा, बेवकूफ को 2024 में बोला था, 25 में खिलाया था। इतना भी कोई इंतजार करवाता है, लेकिन गुड थिंग्स टेक मोर टाइम, है ना? ऐसा मैंने सुना है, टाइम लगता है, अच्छी चीजों में टाइम लगना चाहिए। क्या आगे बढ़े? कल कहाँ तक आएगा मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता रहा, आएगा बस। कुछ भी आ सकता है, क्योंकि मैंने गायनी के एक साथ क्वेश्चन बना रखे हैं। कुछ भी आ सकता है, नहीं पढ़ाया वो भी आ सकता है, क्या होगा, 2 दिन बाद पढ़ा देंगे। कुछ क्वेश्चन पढ़ाए हुए आ सकते हैं, कुछ नहीं पढ़ाए हुए आ सकते। प्लीज अलग अलग करने का टाइम नहीं है, इसलिए 20-25 क्वेश्चन देंगे इसके, सबके आएंगे 20-20। 25 क्वेश्चन पीडीएफ के आएंगे, 20 स्केलेटल आएंगे, 20-25 गायनी के आएंगे, 20-25 रीजनिंग के आएंगे। सब सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे, ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ओलंपिक के शायद आए या नहीं भी आए, आप देखो ईमेल कर। पहला है ओवेरियन, अगर ओवेलेशन नहीं हो पाए, लूटियल बेस में डिफेक्ट हो जाए, प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाए, एंडोमेट्रियोसिस हो जाए। नाम सुना एंडोमेट्रियोसिस? आप तो याद है ना एंडोमेट्रियोसिस, proliferation of the endometrial tissue outside the uterine cavity is called endometriosis. Special investigation ultrasound मेंस्ट्रुअल proliferative phase में करते हैं। ऐसे नहीं हो कि सांप चला गया फिर लाठी मारे। ओवुलेशन से पहले एंडोमेट्रियम की ग्रोथ देखने के लिए टीडीएस करते हैं कि एंडोमेट्रियम की ग्रोथ कैसी क्या होती है, नहीं होती है ना। तो पहले 10 दिन में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 10वें दिन पे किया जाता है। लिखो लिखो जल्दी। 5 तारीख को जो पेपर है अपना, उसमें कौन से सब्जेक्ट के ज्यादा क्वेश्चन पूछूं? वो तो मैं पढ़ा रहा हूँ, उससे पूछूंगा नहीं, क्योंकि मैं कितने जोर लगा लूं, मैंने एक छोटी जोर लगा, मैंने सब पढ़ा रखा है, और जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने चिल्ला चिल्ला के बोल रखा है, तुम्हारा गलत नहीं होगा एक भी, तुम्हारा गलत होगा ही नहीं। मैं पहले आपको हिंट दे देता हूँ कि मैं 11 क्वेश्चन सीएचएन के पूछूंगा, पहले इतना बता रहा हूँ, सुनो। 5 क्वेश्चन न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट डाइट से कुछ ऐसा। 10 क्वेश्चन एडमिन एजुकेशन रिसर्च, पेपर में 10 आते हैं। 5 रिसर्च, 2 मैनेजमेंट, 2 एजुकेशन, 2 एडमिन, 11 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? और ये आएंगे, कोई रोकने वाला भी नहीं। 10 क्वेश्चन ओबीजी, 10 क्वेश्चन पीडिया, 10 क्वेश्चन साइकेट्रिक। तो ये साइकेट्रिक हो गया, सब इतना पेपर लीक कर रहा हूँ, सोचो। 10 पीडिया, सीएचएन, एडमिन एजुकेशन रिसर्च मैनेजमेंट, 5 न्यूट्रिशन, सीएचएन, सीएचएन 2 बार आ गई। ओबीजी करते रहो, हाँ तो हो गया, ओबीजी कर दो। तो ओबीजी हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, एडमिन एजुकेशन रिसर्च हो गया, सीएचएन हो गया, पीडिया हो गया, एमएसएन के अलावा क्या बचा? फंडा, एमएसएन और फार्मा एक्चुअली एक ही होता है, एक्चुअली तीनों को रिलेटेड होते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट फार्मा को बोलते हैं, उसकी नर्सिंग केयर को फंडा बोलते हैं, डायरेक्ट डिजीज कंडीशन को एमएसएन बोलते हैं। तीनों के मिला के आते हैं 35 क्वेश्चन 100 में से। कितने? और ज्यादा भी हो सकता है, 35 भी हो सकते हैं। 30 और कितने हो गए? 70, 86 हो गए ना। अब 5 हो सकता है ना, ये 5 और कर सकता हूँ। 35 करने का प्लान है अपना इसमें। अब हो गया 91। माइक्रोबायोलॉजी बच गई, जेनेटिक बच गया, सोशियोलॉजी बच गई, 2 सोशियोलॉजी के, 1 जेनेटिक का, 1 पैथो का, 2 या 3 माइक्रो के, पीछे जो बच गए 4 क्वेश्चन में तो रीजनिंग के। ये पेपर रहेगा, ऐसा ही पूछता है नॉट इस साइड से, सेम यही पैटर्न रखता है। और हो सकता है इसमें जरूरी नहीं है, मन हो गया तो ऊपर नीचे कर देंगे 2-4, है ना? तो ऐसे चलेगा। क्या क्या? हाँ 2000 ले आना, पैसे ले आना, 2000 दे दूंगा बेवकूफ भाई, 2001, 2000। लिखो सर्वाइकल म्यूकस स्टडी, लिख लो तो जल्दी लिखो ना। आगे बढ़ो, हो गया क्या? सर्वाइकल म्यूकस स्टडी, सर्वाइकल म्यूकस स्टडी कब करते हैं भाई? 22 से 23 दिन। ऐसे क्यों? फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांट हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस टाइम के लिए अपन कौन सी स्टडी करते हैं? सर्वाइकल म्यूकस स्टडी, सर्वाइकल सीक्रेशन। तो आपने फन टेस्ट नाम सुना है? तो वही माइक्रोस्कोप में देखते हैं फन लाइक पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है, किसी वाला ओवुलेशन नहीं हो रहा है, तो ये लिखो, अभी बताते हैं, जल्दी लिखो प्लीज, प्लीज जल्दी। जल्दी लिखो प्लीज, लिख लिया सर्वाइकल म्यूकस स्टडी? अरे हो गया,
अब सुनो, ज्वाइंट टेस्ट कैसे करें, वैसे हम कर चुके हैं, आपको याद होगा ना, सेम वही है, सर्वाइकल म्यूकस का सैंपल लिया, वही रिटोटोमी पोजीशन कब करवा के फिर उसको माइक्रोस्कोप पे रखेंगे, स्लाइड पे कांच वाली पे, अगर ठीक है सिग्रेशन, इसका मतलब ओवुलेशन नहीं हो रहा था, समझ आ रही, तो वही कंसिस्टेंस ऑफ फन पैटर्न बियॉन्ड 22 डे ओवुलेशन नहीं हो रहा है, अगर फन लाइक पैटर्न नहीं है तो ओवुलेशन हो रहा है, और इसका दूसरा नाम होता है स्पाइन बारके टेस्ट, क्या नाम होता है, स्पाइन बारके टेस्ट का मतलब ये होता है कि फन टेस्ट डिसअपीयर हो गया, फन टेस्ट नहीं है उसको बोलते हैं स्पाइन बारकेट अपीयरेंस, तो ओवुलेशन को इंडिकेट करता है स्पाइन बारकेट टेस्ट, ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, स्पाइन बारकेट टेस्ट का रिलेशन किससे, ओवुलेशन से। फन का मतलब होता है थ्रेड लाइक, आगे नुमा फ्लूइड, जल्दी लिखो प्लीज, स्पीड से लिखो थोड़ा, मैं चाह रहा था आज इनफर्टिलिटी कंप्लीट कर दें, क्या ही कर दे कंप्लीट, बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हो, बीच बीच में इतने खाली क्या सह रहे, कहाँ चले गए, घर चले गए, है न्यू बॉर्न सेलिब्रेशन, न्यू ईयर बॉर्न, न्यू ईयर सर्विस, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, अरे न्यू ईयर बोल रहा है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन में चले गए क्या, तो मैं भी चाहता हूँ सेलिब्रेशन तो न्यू ईयर होना चाहिए, बट क्या न्यू ईयर में क्या होगा, पाँव 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 12 बजे से, है सर, ऐसे होता है क्या स्पेशल, मेरे को तो खास नहीं लगता, कुछ होता है क्या, पेड़ को कुछ नहीं ऐसे ऐसे, मेरा आज तक कभी न्यू ईयर वाला कभी कुछ देखा नहीं मैंने, होता है मैं तो नींद लेता हूँ 25 आ जाती है 2024 की 25, नहीं ऐसे जरूरी भी नहीं है, नहीं कुछ कुछ लोग ऐसे हमारे साथ वाले स्टाफ है उधर डेजर्ट पाकिस्तान बॉर्डर पे गए, मैंने कहा पाकिस्तान बॉर्डर पे क्या देखोगे उधर से, नहीं नहीं उधर बहुत है सम के दौरे हैं, सम के दौरों में क्या होता है कि सम के दौरों में मतलब मस्त है, सम स्पेशल टाइप का एरिया है 100 200 400 किलोमीटर का डेजर्ट है, उसको सम डेजर्ट बोलते हैं, जैसलमेर को सम डेजर्ट बोलते हैं ना, कल पेपर में मेरी न्यूज पढ़ी तब पता चला, जो रिसोर्ट 1000 रुपए का था उसकी रेट होगी 50,000 रुपए, हाँ बड़े बड़े लोग आते हैं विदेशी आते हैं वहाँ, तो टेंट वाला रिसोर्ट वहाँ मस्त प्रोग्राम वगैरह होते हैं, ठीक है क्या, ऐसे क्या है भाई तुम ऐसे, हमारा जन्म में ऐसे दौरों में हुआ, हमारा घर तो ऐसे दौरों के बीच है, एक दिन यहाँ कोई गांव के स्टाफ हमारे इधर एम्स के स्टाफ बाई चांस कुछ कुछ आए थे, रामदेवरा जा रहे थे, तो बीच में ऐसे मैं गाँव गया हुआ था, मेरे को बोले कहा मैंने घर पे हूँ, तो हम रामदेवरा गए थे, रामदेवरा पता आपको, तो बीच में पड़ता है हमारे गाँव, तो आप गाँव में कहा कि मैं आ रहे हैं उधर गए, उस दिन हम खेत में रह रहे थे, मेरे को बोला तुम यहाँ रहते हो, सामान कहाँ से लाते हो, मैंने कहा गाँव से, कभी कोई बीमार हो जाए तो मैं गाँव चले जाते हैं, तो यहाँ आसपास कोई गुंडे आ जाए, तो मैंने कहा हम कुछ गुंडे कौन है, यहाँ गुंडा कैसे आ जाएगा भाई, यहाँ आसपास घर है हमारे, तो 2-2 किलोमीटर तक किसी का घर नहीं, तुम्हारा घर ये है, वहां से 1 किलोमीटर दूर दूसरे का घर है, किसी को कोई जरूरत पड़ जाए तो, मैंने कहा जरूरत पड़ जाए तो क्या है, जोर से चिल्ला दे, हाँ जो ऐसे क्या भाई, तो हमारे से ऐसे ही है सब गाँव खुले खुले एकदम, गाँव में ऐसे होता है, सिटी में होता है, इस घर में रात को घड़ी कर रही है, दूसरे घर में सुनाई दे रही है घड़ी की आवाज, देती है नहीं देती, अब सोचो घड़ी की आवाज भी सुनाई दे रही है, क्या लगता है, बेसल बॉडी टेम्परेचर, नहीं सच में बेसल बॉडी टेम्परेचर, बेसल बॉडी टेम्परेचर का मीनिंग ये होता है, अच्छा बेसल बॉडी टेम्परेचर का मीनिंग वैसे आपकी नजर में क्या होता है, सुनो हम एक ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ बनाइए, ये तारीख है, डेट 1 2 3 4 5 6 7 जो भी हो आप बोलते हो, बेसल बॉडी का मतलब है बेस लाइन बॉडी टेम्परेचर, फीमेल को रोजाना टेम्परेचर चेक करना है पहले दिन से, जिस दिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल आया उस दिन से, तब उसकी कंपैरिजन पता चलेगा, और कैसे पता चलेगा, जैसे सीधा एग्जांपल, किसी का 28 दिन का साइकिल है, तो उसने सीधा 14th डे पे टेम्परेचर चेक किया और उसका आया 99.8, वो ये कैसे कह सकती है कि आज ओवुलेशन हो रहा है, नहीं कह सकती, वो तब कह सकती थी जब वो कंपैरिजन करती कि इस दिन भी 99 से कम था कम था कम था कम था, इस दिन भी कम था, अगर वो रोजाना चेक करेगी तो कंपैरिजन कर पाएगी ना, इसीलिए बोलते हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर, और बेसल बॉडी टेम्परेचर अगर बाइफेजिक पैटर्न है तो ओवुलेशन को इंडिकेट करता है, कौन सा पैटर्न, ये क्वेश्चन आता है, बाइफेजिक का मतलब क्या था देखना, टेम्परेचर अभी देखो 98 है 98 है 98 है 98 है, जो ओवुलेशन होगा टेम्परेचर बढ़ेगा, अब देखो इस लाइन को क्रॉस कर गया, तो पहले लाइन के एक साइड था, जो ओवुलेशन होगा टेम्परेचर लाइन को क्रॉस भी कर गया, बाईफेजिक का मतलब ग्राफ दोनों साइड हो गया, दोनों साइड ग्राफ का मतलब होता है बाईफेजिक, एक साइड का मतलब होता है यूनिफेजिक, तो बाईफेजिक टेम्परेचर इंडिकेट करता है कि ओवुलेशन हो रहा है, यूनिफेजिक का मतलब ओवुलेशन, ये क्वेश्चन भी आता है कि बाईफेजिक का मतलब क्या है, टेम्परेचर चेंजेस अकॉर्डिंग टू ओवुलेशन, तो बेसल बॉडी टेम्परेचर अगर बाईफेजिक है तो ओवुलेशन हो रहा है, ये क्यों करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि ओवुलेशन की दिक्कत नहीं है, कोई और प्रॉब्लम है, समझ आ रही ऐसे, सर तुम लोग कौन से यूरोप से आए हो जो ऐसे हंस रहे हो, घरों वाली गांव वाली बात बोली, तुम्हारा गांव भी तो घरों में होगा कहीं के डेजर्ट में, है भाई, हमारे घर तो 50 रुपए वाली घड़ी है, मम्मी रहनी इतने जो ऐसे एक ना आवाज आती है, आपके रूम में घड़ी पड़ी हो ना, आवाज करती है, तो तुम लोग को तुम्हें लगता है हम क्यों होंगे, आसपास से घर के ऊपर खड़े हो गए जब जोर से कहते हैं ना, अरे सर तो मेरे घर तक आवाज आ जाती है, 3 किलोमीटर दूर है मेरा घर गाँव में से, तो भी आवाज आ जाती है, 3 किलोमीटर है, सोच लो 3 किलोमीटर भी आवाज आ जाती है, आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या, अगर किसी को ओवुलेशन की दिक्कत है तो कौन सा ट्रीटमेंट देंगे, अरे ओवुलेशन को बढ़ाने वाली ड्रग कौन सी, क्लोमिफेन,
लेट्राजोल आती है, एफएसएच भी दे सकते हैं, जीएन जिस भी कमी है वो देंगे, जीएनआरएच है तो जीएनआरएच देंगे, जिस चीज के हार्मोन टेस्ट करेंगे, हार्मोन टेस्ट करने के बाद में जिस चीज की कमी है वो दे देंगे। और सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हो ड्रग ऑफ चॉइस क्लोमिक्वेन। राजस्थान ऐसे ही है भाई, राजस्थान में तो डेजर्ट ही है, उधर नहीं है तुम्हारे, स्विट्जरलैंड है तुम्हारा। तो वैसे कितनी खुद यूपी बिहार मैंने देख रखा है, हमसे भी ज्यादा उधर। हमारे तो फिर भी चलो ठीक है, वहां तो अगर पैदल चल रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि वो घर तक पहुंचेंगे। हाँ सही में, मैं वहां से चल रहा था एक बार पैदल पैदल, मैंने कहा भाई हे भगवान आज घर तक पहुंचा देना कहीं पर वापस। वहां लोगों को देखते हुए डर लगता है, ऐसे कि ये तो गया, 100 रुपए के फोन के लिए हाथ काट देते भाई। ऐसे नहीं है यूपी में, 100 रुपए के लिए, 1000 रुपए के लिए, 50,000 के लिए, 50,000 के लिए काट देते ना, मानते हो ना। इसका सोचो, यहाँ है ना 50,000 के लिए कुछ नहीं करते। लड़ो नहीं, मेरे को पता है, लड़ो मत, यहाँ पर इतना नहीं है, तुम आपस में मतलब तुम्हारा यूपी बेस्ट है बस, मस्त है तुम्हारा यूपी मस्त। तुमने देखा कहा है अभी तक राजस्थान पूरा? जो लोग राजस्थान को जानते हैं, क्या उदयपुर को जानते हैं? तुम एक बार उदयपुर देख लोगे ना, तुम्हारे होश उठ जाएंगे कि क्या ये राजस्थान है। एक बार देखना तुम, ऐसी सिटी है। हाँ जयपुर अच्छा है, बट उदयपुर तो उदयपुर है। अरे चलो आगे बढ़ो, उदयपुर की बराबरी कोई राजस्थान का शहर नहीं कर सकता। नेक्स्ट, ये हो गया। अरे सुनो, तुम चले जाना सिलेक्शन होने के बाद, उदयपुर पास में ही है, 5 घंटे 7 घंटे का रास्ता। ठीक नेक्स्ट, कोरियन कोच फिनिश, आप करते हैं फैलोपियन ट्यूब का कोच, बातें मत करो, सिलेक्शन होने के बाद जाना वहां, पैसे होंगे तो घूमोगे ना, वहां तुम्हें कोई घुसने नहीं देगा, नहीं तो बिना पैसे बाहर ही देखते रहोगे। टकोटा ट्यूबल कोच, फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड कोच। मैंने इस बार जो अपनी डायरी बनाई है ना, उस डायरी में मैंने लिखा प्लान फॉर 2025। पता है क्या प्लान है? चाहे मुझे 4 महीने की छुट्टी लेनी पड़े कोचिंग से, चाहे 3 की, मैं पूरा इंडिया घूमूंगा 25 में, और 27 में जाऊंगा, 26 में आउट ऑफ इंडिया। ये प्लान है पक्का। और पढ़ाई नहीं होगी, 8 महीने पढ़ाएंगे, 4 महीने घूमेंगे, और मैं सच में आऊंगा आपके जिस भी स्टेट में आऊंगा, स्टेटस लगाऊंगा, आप पहचान लेना आ गया, पक्का आऊंगा, गारंटी श्योर। 25 में मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ये बता रहा हूँ ना, ये इंडिया है। इंडिया क्या, मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से, सुनो, यहाँ से ये क्या है, अरे चुप रहो, सुन लो, जम्मू कश्मीर हिमाचल, जम्मू कश्मीर हिमाचल से स्टार्ट करते करते फिर शिलोंग, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल, इधर तो जाने का मन एक बार जाके आ गए, इसको थोड़ा बंद हो, फिर इधर से होते हुए, नहीं 10 दिन इधर, 4-5 दिन इधर, फिर बांग्लादेश आ जाएगा, तो फिर बांग्लादेश रहने दो, फिर राजस्थान वापस आना पड़ेगा ना, फिर नेक्स्ट राउंड अभी मैं ओपन नहीं कर रहा, ट्यूबल कोच, ट्यूब में ब्लॉकेज की वजह से भी हो सकता है। ट्रीटमेंट देखो सुनो, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये बाई चांस ब्लॉक हो जाए तो इधर बैठे हैं ओम जी, इधर बैठे हैं स्पर्म जी, तो ये अगर ट्यूब, ये यूट्रस है, ये फेलोपियन ट्यूब है, क्या ये दोनों जी मिल पाएंगे? इधर बैठे खूब सारे, ये ओम बैठा है, इधर की तरफ देख रहा है, ऐसी तरफ देगा, लेकिन कितना भी जोर लगा लो, नैन मटक्का कर लो, लेकिन क्या जाइगोट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो ये बोलेंगे अगले बरस, जब तक सही हो जाता तो ट्यूब ब्लॉक, ट्रीटमेंट इज नीडेड ओनली बोथ ट्यूब आर ब्लॉक। इसके लिए अपन लोग ट्यूब की पेटेंसी चेक करते हैं, उसको बोलते हैं हिस्टोसाल्पिन जो, उसके लिए आयोडीन डाई इंसर्ट करते हैं और स्पेशल टाइप का कैनुला यूज करते हैं, तो इस कैनुला को बोलते हैं लीच विल्किंसन कैनुला। वो तो देखना स्क्रू जैसा होता है, कैसा होता है, मैंने सवाल पूछा था 4 दिन पहले, हिस्टोसाल्पिन जोग्राफी के लिए एक स्पेशल कैनुला यूज करते हैं, उस कैनुला का नाम स्क्रू जैसा कैनुला होता है, स्क्रू नाम सुना? घर जाके फोटो देख लेना तू गूगल पे, लीच विल्किंसन कैनुला, सो हिस्टोसाल्पिन जोग्राफी कैनुला भी बोलते हैं। और यही क्वेश्चन आया भी था, वो तो आया था, बताओ ये कौन सा कैनुला है, नॉर्सेट 7 में आया था, पेपर दिया बट भूल गए तुम, मैंने नहीं दिया मेंस, फिर भी याद है, नहीं दिया नंबर है 15, तो फिर मेंस के लिए मैं क्वालिफाई नहीं हुआ, कैंसिल हो गया मेरा। मैं गया तो था देने, मैंने सोचा प्री क्लियर करेंगे, फिर मेंस में पास नहीं होंगे, लेकिन प्री में भी गालियां दे दे लोगों कि वो खूब सीट खराब कर रहे हैं। मैंने कहा मैं देख रहा हूँ, तो क्वालिफाई तो करोगे, 1 घंटे का सीट खाओगे? मैंने कहा क्या समझा इनको, छोड़ो, 15 नंबर लेके आ गया मैं, नहीं अब नहीं देंगे, तो ऐसा थोड़ी है। मैंने सोचा दोनों पेपर देख लेते, पर दिया कैसे, प्री क्वालिफाई किए बिना मेंस दे नहीं सकते ना। है क्या बोल रहा है वो भाई, किसका रिटायरमेंट? हाँ रिटायरमेंट बोल रहे हैं, उसको रिटायरमेंट बोलते क्या, अभी तो पढ़ना शुरू किया हमने। तुम भी एक साइड पढ़ने बैठ जाओ, मैं भी पढ़ने बैठ, देखते ज्यादा कौन पढ़ पाता है, पता चल जाएगा, तो फिर रिटायरमेंट कैसे बोल दिया।
कब करना चाहिए ये जो स्टोसाल्पिन पहले 10 दिन में? क्या ओवुलेशन के बाद करोगे क्या फायदा है पहले ही करना? और ट्यूब ब्लॉकेज के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है ट्यूब का तो स्वेलिंग होगी कि नहीं होगी? इन्फेक्शन का साइन क्या होता है? रेडनेस, स्वेलिंग है। और किसी को पीआईडी है तो भी ब्लॉकेज हो सकती है, वो भी इन्फेक्शन ही है। किसी को कोई जेनेटल टीबी है, कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की मोस्ट कॉमन टीबी होती है? फैलोपियन ट्यूब की। तो किसी को टीबी हो रखी है जेनेटल की तो भी वहां पर एक्स्ट्रा फालतू स्वेलिंग रहेगा। और चौथा एंडोमेट्रोसिस, एंडोमेट्रोसिस भी फैलोपियन ट्यूब में हो सकता है तीसरे नंबर पर। तो इस रीजन से ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, इसका पता लगाने के लिए काम करते हैं। हाँ ठीक है। फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी चेक करने के लिए एक टेस्ट और करते हैं, उसका नाम है रूबिन टेस्ट, जिसको इनसफिशिएंट टेस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट आएगा अभी यहाँ पर। हाँ मुझे पता है, मैं बस रिवीजन करूँ ताकि रूबिन रूबिन 4 बार बोलूंगा तो पेपर में पता रहेगा रूबिन किसी टेस्ट का नाम था। फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी के लिए कौन सा टेस्ट? कौन सा टेस्ट? कौन सा टेस्ट? ठीक है, तो आ सकता है ना पेपर में, क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है ना खान साहब, है? ओके। और भाई आज आपका बर्थडे से बता, आपका नाम क्या? कहाँ से हो आप? गुजरात से हो? तो गुजरात में तो सू के 6 का मीनिंग क्या होता है? यार सच में ना, गुजरात हमारे जो आईसीयू है ना, तो उसमें 5-6 लड़कियां गुजरात की है, ठीक है। जिस दिन वो 5 6 7 की ड्यूटी होती है ना, मेरी लड़ाई होती है उनसे, क्योंकि वो क्या करती है, एक जगह बैठ जाएगी, घेरा बना के गुजराती में बात करती है। और एक स्टूडेंट है उनकी, कोई क्लासमेट है कुछ है, तो जाके बोल देगी। मेरे को कब से बताया था कि मेरी एक फ्रेंड है आपके क्लास में, उसका नाम बताया था, कोई गुजरात से है। हाँ एक गीता है, आपका नाम क्या है? हाँ आपने बोला था सर। हाँ वही है भाई, सारी इतनी गुजराती में बातें करती है, इतनी गुजराती में बातें करती है, 4-5 इकट्ठी हो जाती है, गुजराती में बोलती है लोगों को। क्या मजा क्या ना कि सर बोल रहे थे हैप्पी बर्थडे, अरे आप मेरी तरफ से मैं थैंक यू। अरे मैं ये खा लूँ। हाँ क्या मतलब तुम गीता दीदी हो जाके, वो गीता बड़ी बदमाश है, मैं उसको टोकता बहुत हूँ। मेरे से पहले वो क्लास ऑनलाइन स्टूडेंट है वो, एक गीता एक और इसका नाम है किंजल। हाँ वो पहली बार आई ड्यूटी पे, मैंने बताया ना दिन आपको ड्यूटी पे आई। वो मैं अंदर, मैं भी ड्यूटी पे मॉर्निंग में, मैं इधर मेरे लॉकर में वो सामान रखा, इधर खड़ा था, वो इधर वो अंदर आई, वो दोनों अंदर आई, मैं इधर खड़ा, वो इधर दोनों आई, मैं सामान रख के इधर हुआ, उन दोनों जो मेरे को देखा, मैंने कहा क्या हो गया? बाहर से स्टाफ, बाहर स्टाफ बैठे सारे, वो सारे आए दौड़ के, क्या हो गया क्या हो गया? अब वो जोर से बोली होली सर। अरे मैंने कहा क्या हो गया ऐसा? वो हमसे वहां से पड़े। अरे तो मैंने कहा क्या हो गया, मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ, यकीन नहीं हो रहा। अरे वो दिन आएंगे दोनों सच में, 5-6 मिनट पहले की बात, 5-6 महीने पहले की बात है। अचानक से बाहर से स्टाफ आए दौड़ के, अंदर क्या हो, नहीं स्टाफ आई, वो चिल्ला रही क्या हो? अरे कोई कोई पीछे आ गया, कॉकरोच से भी डरती लड़कियां, तो उनको लगा कोई कॉकरोच आ गया होगा। मैंने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं, फिर वो सबको बोली हमने इनसे पढ़ा। अरे क्या हो गया? मैंने बोला आज से हम नर्सिंग ऑफिसर, आप भी नर्सिंग ऑफिसर। जब मैंने स्टाफ आता इतने भोले लगते हैं, इतनी फोड़, अब इतनी तेज है भाई वो दोनों, क्या मत, बहुत तेज है। मैं उनसे इंग्लिश सीख रहा हूँ, गुजराती सीख के आता हूँ, यहाँ बोलने की कोशिश करता हूँ, वो मेरे को सिखाते हैं क्लास में जाके, कल आप ये बोलना, मैं आता हूँ तब तक भूल जाता हूँ, वो पता नहीं कुछ कुछ ऐसे सिखाते हैं। हाँ जो भी छह सू छह पता नहीं, वो इतना सू 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 करती है। हम पीरियड आईसीयू में काम करते हैं, एक दिन वो पांचों क्लास में बैठी आपस में सू सू करती, बच्चे डायरेक्ट हो गया। मैंने कहा इतना बहुत ज्यादा, अब तो जानबूझ के चिल्ला नहीं, जानबूझ के गुस्सा हुआ, जानबूझ के हमें सुना के पांचों बैठ जाएगी, मैं पता नहीं क्या बोल, समझ में नहीं आया। तो मेरे को नहीं आता ना वो गुजराती, मैं कोशिश करता हूँ उनके पास बैठ के सर सर सुनो, मैं चुप प्रोग्राम है, तो सिखाने की कोशिश करती हूँ। जब भी कोई एब्डोमेन का कोई सर्जरी वगैरह करते हैं, अपन CO2 से गैस पेरिटोनियम को बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं ये तो पता ही होगा आपको। CO2 से बुला के फिर इसकी ट्यूब की दोनों साइड की पेटेंसी चेक करना क्या कहलाता है? रूबिन टेस्ट कहलाता है। ये किसमें नहीं करना चाहिए? जिसको इन्फेक्शन, एक्टिव इन्फेक्शन होता है उसमें अवॉइड करते हैं ना। ठीक है कोई बात नहीं, क्या नाम आता है ना फिर प्लीज। मेरे को कहने के बाद याद आया उसकी फ्रेंड भी आए। लड़कियां जब ड्यूटी करती है ना, नाइट ड्यूटी का एक बेनिफिट बहुत है, वो कुछ ना कुछ खाने का खूब लाती है, खाने का लाती कुछ, सर कुछ खाओ, फिर हर 4-4 घंटे से कुछ ना कुछ खिलाती रहती भाई, ये बेनिफिट है। आप तो 80-20 हो गया, तो आप तो नाइट ड्यूटी में भूखे तो नहीं मरते हम, ये बेनिफिट है। और गुजरात वाले पता नहीं मिर्ची में भी शक्कर मिला के खाते हैं, हर चीज में शक्कर चीनी, ऐसे क्यों? कहीं कहीं तो है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? एक होता है लिमिटेशन, एक होता है डीलिमिटेशन। क्या फर्क होता है लिमिटेशन में और डीलिमिटेशन?
किसी को नहीं पता, अगर रिसर्च पढ़ा है तो पता है, सही तो नहीं पता है। कहानियां लाभ 8वीं क्लास में होता है, ये रिसर्च है। यहीं पे सैंपल लेना है, आपको बोल रहे आपको सिर्फ क्लास से सैंपल लेना है, ये क्या है? सही बताया आप, एक बार घर जाके पढ़ना। ठीक, डेफिनेशन ऑफ लिमिटेशन एंड डिलिमिटेशंस, जो भी आपको एक बार डेफिनेशन पढ़ लेना कर जाओ। आगे बढ़ो, हो गया ना? इनफर्टिलिटी अगर ट्यूब ब्लॉक है तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे बताना? अगर ट्यूब देखो ओवुलेशन नहीं हो रहा तो हम ड्रग दे देंगे, तो हमने पढ़ लिया ओवुलेशन का मैनेजमेंट। अगर ट्यूब ब्लॉक है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, आईवीएफ करेंगे, और कोई इलाज ही नहीं है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस, आईवीएफ करना है, सीधा यूटेराइन कैविटी में जाइगोट बाहर बनाएंगे। इन विट्रो, विट्रो मतलब लैब, लैब में फर्टिलाइजेशन करवाएंगे और सीधा यूटेराइन कैविटी में इम्प्लांट करवा देंगे। तीसरा आता है कॉज, पहला पढ़ लिया ओवेरियन कॉज, दूसरा पढ़ लिया ट्यूबल कॉज, तीसरा पढ़ रहे हैं सर्विक्स का कॉज। सर्विक्स का कॉज का मतलब स्पर्म आया, सर्विक्स में मर गया, इसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल कॉज। इन सर्विक्स एंटीबॉडी आर प्रेजेंट अगेंस्ट स्पर्म कॉल्ड इम्यूनोलॉजिकल कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। इसलिए क्या कर सकते हैं, सीधा बाईपास कर सकते हैं। बाईपास के लिए क्या करेंगे, आई यू इनका यूटेराइन इंसेमिनेशंस, सिरिंज में सीमेन को भरेंगे और सीधा यूटेराइन कैविटी में डायरेक्ट इन यूटेराइन इंसेमिनेशन, सीमेन को सिरिंज के थ्रू सीधा यूटेराइन कैविटी में डाल देंगे। आई जो लोग मई जून में आए थे ना, उनकी कंप्लेन थी इतनी क्या गर्मी पड़ती है जोधपुर में। आप कैसा लग रहा, इतनी क्या ठंड पड़ती है जोधपुर में, लगता है ना? मई में इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है जिसकी कोई हद नहीं। 49 नहीं 52 टेम्परेचर रहता है। ये तो बताना बंद कर देता है, हमारा जोधपुर का एडमिनिस्ट्रेशन मना कर रखा है, बताना ही नहीं है, क्योंकि होता है 54 बताएंगे तो फिर बोल देंगे तुमने क्या किया। फिर बताते नहीं, 49 से ऊपर बताते नहीं, होता जाता है 52 3 हो जाता है ना। और सर्दी भी देख रहे हो, ये भी नहीं है, मेरे को ज्यादा लगती है भाई, हमें तो ज्यादा लगती है, हम तो कहीं गए नहीं। मई जून में ना, वो ये कश्मीर वाले ना, इनको लगता है भाई यहाँ तो हम उड़ जाएंगे, क्योंकि इनका टेम्परेचर रहता है मई में 2 to 8 डिग्री रहता है, इतना ही रहता है वहाँ, 2 डिग्री 4 डिग्री। यहाँ आ जाते हैं 50 में, फिर बोलते हैं सर बॉइल हो रहे हैं, बॉइल हो रहे हैं, मतलब फ्राई हो जाओ, बॉइल हो रहे। सर्वाइकल फैक्टर का टेस्ट होता है, अब देखो क्या होता है, पढ़ना ये आया था और वापस आएगा। पीसी क्या नाम है, पोस्ट फाइटर टेस्ट, पीसीटी, इसका दूसरा नाम क्या है, सिम्स हन्नर टेस्ट। क्या नाम है, सिम्स हन्नर टेस्ट, इसका पूरा नाम ये है एससीएमसीटी। सिम्स हन्नर टेस्ट का दूसरा नाम क्या है, एससीएमसीटी। एससी, वापस पढ़ लो, मैं भी उस दिन भूल गया था, याद है आपको? पढ़ाते हुए 6 साल हो गए तो भी मैं भूल गया, पहले ऐसा पहले सी है, इसलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है। इफॉर्म सर्वाइकल म्यूकस कॉन्टैक्ट टेस्ट, ये टेस्ट जब स्पर्म भी नॉर्मल हो, जब ओवम भी नॉर्मल हो, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन का पता लगाने के लिए किया जाता है, कोई भी सर्वाइकल एब्नॉर्मलिटी कि ऐसा क्या है। सारी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट नॉर्मल, ओवुलेशन नॉर्मल, ट्यूब नॉर्मल, यूट्रस नॉर्मल, ओवेरी नॉर्मल, उसके बावजूद भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। फिर लास्ट टेस्ट ये करता है एससीएमसीटी। एससी मैंने क्या उस दिन बोल दिया था, सीएच को छोटा कर दिया, एससी सम सर्वाइकल म्यूकस कॉन्टैक्ट टेस्ट, कुछ स्पेलिंग ऊपर नीचे हो गई थी ना। सिम्स अंडर टेस्ट इसका दूसरा नाम, क्या नाम है? इसमें क्या करते हैं कि अनप्रोटेक्टेड कोइटस एक्ट होगा, कोइटस एक्ट के विद इन 1 आवर में सर्वाइकल कैनाल में से सैंपल लेंगे। तो मतलब सैंपल किसका लेंगे, उनका लेंगे कहां से, सर्वाइकल कैनाल से। फिर देखेंगे क्योंकि उसमें सैंपल लेंगे, उसमें सर्वाइकल म्यूकस भी होगा कि नहीं होगा, होगा। फिर उसकी लैब जांच करेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि स्पर्म सही था लेकिन सर्वाइकल म्यूकस के कांटेक्ट में आने की वजह से मर गया। पहले नॉर्मल सीमेंट की रिपोर्ट अपने पास रखेंगे, फिर आफ्टर कोइटस एक्ट सर्वाइकल म्यूकस का सैंपल लिया, फिर उसकी रिपोर्ट देखेंगे कि इसमें कितने स्पर्म लाइव थे, इसमें कितने हैं, इसकी मॉर्फोलॉजी कितनी है, इतनी है, इसकी वाइटलिटी कितनी है, इसकी कितनी है, ये चेक करते हैं। तो स्पर्म की कैपेसिटी आफ्टर कोइटस एक्ट देखते हैं। तो कैसे, एंडोक्राइनोपैथी, मतलब पूरी की पूरी स्टडी चेक करते हैं स्पर्म की। क्या करते हैं, लिखो एंडोक्राइनोपैथी, लिखो मत लिखो छोड़ो। कैसे करते हैं देखो, इनफर्टाइल कपल, जिस कपल जो मतलब कपल जो कंसीव नहीं कर पा रहा है, आस्क टू हैव ए कोइटस एक्ट प्रीफरेबली इन अर्ली आवर ऑफ मॉर्निंग, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग अगर लैब जांच होगी तो अर्ली इन द मॉर्निंग कोइटस एक्ट का बोलते हैं उसको। विद इन 2 आवर, 2 घंटे के अंदर अंदर ही, 1 घंटा सबसे राइट आंसर है, 2 घंटे के अंदर अंदर ही उस वुमेन का सैंपल लेते हैं, वुमेन के सर्वाइकल म्यूकस से सीक्रेशंस को स्टेराइल कंटेनर में इकट्ठा करते हैं, फिर उसको एक ग्लास लाइट पे रखते हैं और माइक्रोस्कोप से फिर उसकी स्टडी करते हैं और पुरानी रिपोर्ट के साथ में कंपैरिजन करते हैं कि पुराने जो स्पर्म सीमेन का सैंपल है उसमें सेम है नहीं है। अगर उसमें एब्नॉर्मलिटी, इसका मतलब स्पर्म सर्वाइकल म्यूकस के कांटेक्ट में आने के बाद मर जाता है, इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। समझ तो पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ?
सॉरी, ऑनलाइन वाले बोलते हैं थोड़ा बहुत देर तो लेते हैं रोजाना, आज तो हमने वो भी नहीं देखा। बेवकूफ, तुम दिखते ही नहीं हो, कैसे देखूं? हाँ, तुम्हें देखो कैसे, तुम तो मुझे दिखते नहीं हो। बेवकूफ हो तो दिख जाओ तो देख लो। भाई जो दिख रहे हैं उन्हीं को देखूंगा ना, जब नहीं दिख रहे उनको क्यों देखूंगा बताओ? सही है गलत है? भाई जो हमारे सामने दिख नहीं रहे, मैं देख के फिर क्या फायदा? अच्छा, वो कमेंट में सर, तो कमेंट में कुछ लिखो फिर ऐसा कुछ नया साल का। ना बेवकूफ तो असली में अच्छा नहीं होता, मैं बेवकूफ मेरे साथ वाले स्टाफ को भी बोलता हूँ, वो स्टाफ बोलते हैं मास्टर जी हमें भी बेवकूफ समझ रखा है। मैंने कहा अब क्योंकि 70% स्टाफ जूनियर है, 80%, और जो सीनियर है वो दोस्त है, तो आप जो दोस्त को भी मजाक में बेवकूफ बोल दो, और जूनियर को तो बोल ही सकते हैं। तो मेरी आदत पड़ गई, वहां पर कोई मजाक आती है ऐसे बोल देता हूँ बेवकूफ, आदत पड़ गई जेआर को बोलने की। अब कभी मेरे मैं बाई चांस किसी और को बोल दिया ना, कोई किसी और को, डॉक्टर को, भारी वाले बड़े वाले को, तो भारी पड़ जाएगा भाई, मेरा मतलब वर्बिफिकेशन हो गया, अनकंट्रोल निकल रहा है। तो ऐसा जेआर तो फ्रेंड है, थोड़ा हम साथ बैठते हैं, वो मतलब ठीक है दोस्त है, साथ में कुछ फ्रेंड है 10-20% सीनियर है वो, बाकी सब जूनियर। तो फिर वो तुम्हारे यहाँ बोल बोल के बेवकूफ पड़ गई आदत, तो कुछ भी बात होती है बोले तुम बेवकूफ, तो थोड़ा अटपटा भी लगता है वहां पर। बट कोई ना, वो हैंडल कर लेते हैं, मुझे पता है ये आदत है। तो बुरा नहीं मानना चाहता ना, मेरे बेवकूफ का मतलब होता है एक्सट्रीम लव। आप बेवकूफ का बुरा मानते हो क्या? सच में? पक्का नहीं मानते ना? कभी मानना मत बुरा। वो कह रहे हैं सर अब तो गुच्चू भी बोल दो। चलो आगे बढ़े, अब हम कर देते हैं मैनेजमेंट। तुम बेवकूफ हो, हंसो। मैं ऐसे बोल रहा हूँ बेवकूफ का मतलब इल्लू इल्लू टू ऑल, बेवकूफ हो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे बढ़े। मैं सच में ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं जानबूझ के बेवकूफ नहीं बोलता, बेवकूफ निकल जाता वर्ड, मैं चाहता हूँ नहीं बोलूँ तो भी वो सच में। अब आता है मैनेजमेंट, इन पर्टिकुलर का मैनेजमेंट क्या था, इसमें सीक्वेंस है। अगर कोई ऐसा डबल आता है, प्लीज सर 5 साल हो गए हम, हमारी सासू माँ कह रही है मुझे पोते का मुंह देखना है? इसके दादाजी कह रहे हैं प्लीज मेरा छोटू कब आएगा इस दुनिया में, प्लीज। तो पहला आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? पैसे पूछते ना, हाँ, तो पहला रिस्पॉन्स उसको बोलना है एश्योरेंस, 100% तुम मम्मी पापा बनोगे, भरोसा रखो, ऑल इज वेल। पहला क्या बोलना? एश्योरेंस, बनोगे ही बनोगे, इस दुनिया में सारे लोग बनते हैं, और बन के भी कोई तुम 30 मातान नहीं बन जाओगे, ऐसा कुछ तुम बड़े टॉप नहीं बन जाओगे, हाँ ठीक है, बड़े बुजुर्गों की इच्छा है तो तुम बन जाओगे, उनका आशीर्वाद होगा तो भगवान जरूर आपको देगा, जरूर आपको अच्छा एश्योरेंस। फिर ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए तो कम करो, स्मोकिंग उनका मारना बंद करो, अल्कोहल लेना कम करो, ये बेसिक गाइडलाइन है। और प्रॉब्लम, अगर किसी को कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट करवाओ, ये तो हो गया बेसिक इंस्ट्रक्शंस, ये तो पहले काउंसलिंग में पूछ लेते हैं, ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल। अब वो बोलेगा स्मोकिंग तो नहीं छूटेगी, तो सिगरेट चाहिए बच्चा, तो वो बोलेगा चाहिए तो बच्चा, तो फिर ठीक है, फिर सीधी बात है भाई। चलो नेक्स्ट, लिखिए नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे अगर किसी को साइमन सिंड्रोम क्या था, ऐसा कोई भी पर्सन जिसमें ओवेरी टेस्टिस नॉर्मल है और तो हम जीएनआर दे देंगे। अगर किसी को कार्बन सिंड्रोम है तो एफएसएच दे देंगे, मतलब जीएनआर थेरेपी दे देंगे। ये थोड़ी बात याद हो गई कि कार्बन सिंड्रोम है तो क्या देंगे, कार्बन सिंड्रोम का मतलब ओवेरी टेस्टिस नॉर्मल है, फीमेल है तो ओवेरी नॉर्मल है, मेल है तो टेस्टिस नॉर्मल है, तो उसको हम क्या दे सकते हैं, तो उसको अपन लोग मतलब पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस की एब्नॉर्मलिटी हो हार्मोन बाहर से दे देंगे, तो कार्बन सिंड्रोम तो उससे ट्रीट हो जाएगा। ओवुलेशन की प्रॉब्लम है तो क्लोमिबेन दे देंगे, तो हमने वो साथ में पढ़ा दिया आपके, ओवुलेशन के साथ में पढ़ा दिया। ट्यूब की प्रॉब्लम है तो आईवीएफ कर देंगे। आईवीएफ कैसे क्या करते हैं उसके 3-4 नाम है, बता देता हूँ आपको, ऐसा करेंगे हमारी इनफर्टिलिटी पूरी हो जाएगी। चलो हो गया, ऐसे तो पता है ना कि ओवुलेशन की प्रॉब्लम है तो क्लोमिबेन सिट्रेट, ये तो पता ही है ना, मैं वापस उसमें लिखवा दिया था, मैनेजमेंट आधा तो करवा दिया। आगे बढ़ो, अब देखो ये क्वेश्चन आता है ART का फुल फॉर्म क्या है? कुछ लोग बोलते हैं एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, वो भी होता है, बट ART तो होती है। अगर ART एड्स में पूछ ले तो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, लेकिन उसमें ART नहीं बोलते, आज उसमें बोलते हैं हार्ट। क्या बोलते हैं? पढ़ा रखा है पहले, और ये 9 सेट में क्वेश्चन है हार्ट की फुल फॉर्म, किसकी फुल फॉर्म? हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, हाईली एक्टिव, 3 साथ में देते हैं कम से कम एड्स के पेशेंट को, और हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरस कौन सा बीमारी है? आरएनए वायरस की बीमारी है, मतलब आरएनए में भी रिट्रोवायरस, तो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी आगे लगा देते हैं हाईली एक्टिव, तो वो तो अलग है। और ART का मतलब क्या है यहाँ पर? असिस्टेंट, असिस्टेंट का मतलब हेल्प करना, किसमें? बच्चा पैदा करने की टेक्नोलॉजी में, मतलब बाहर से आर्टिफिशियली तुम ऐसा कुछ करवाना जिससे कि फीमेल प्रेग्नेंट हो जाए, या फिर बाहर से
फर्टिलाइजेशन करवा के यूटेराइन कैविटी मतलब कुछ भी, या तो आपने सीमन फैलोपियन ट्यूब में डाला या फिर अलग चार पांच नाम है वो सारे, मतलब कुल मिला के आर्टिफिशियली फर्टिलाइजेशन करवाना या इंप्लांटेशन करवाना ART कहलाता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब देखो इसमें पढ़ते हैं, इसमें सबसे पहला IUI का मतलब क्या है? IUI अभी पढ़ा था हमने, इन यूट्रो इंसेमिनेशन, मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या करते हैं सुनो, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, चेंज के अंदर सेमिनल फ्लूइड को फिल करते हैं और इसको यूटेराइन कैविटी में डालते हैं, कस वासिकुलम से वजाइना को डायलेट करेंगे, इसके थ्रू वजाइना कैनाल के थ्रू यूटेराइन कैविटी में सीमन को इंसर्ट करेंगे। इसमें क्या लिखा है? IUI। अब देखो इसमें प्रॉब्लम किसमें थी, पूरी बात सुनना। इसके अंदर बच्चे का पापा वही होता है जो उस वाइफ का हस्बैंड होता है। इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि ओम नॉर्मल, स्तन नॉर्मल, लेकिन सर्वाइकल कैनाल में स्टोमा ज्यादा है, मतलब होता है ना सिम्स अंदर टेस्ट नॉर्मल आता था, उसमें हम करते थे IUI। क्या करेंगे? सेमिनल फ्लूइड वो भरेंगे सिरिंज में, उसको सीधा यूटेराइन कैविटी में डाल देंगे। पढ़ो देखें, IUI में भी आइदर IAIH आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हस्बैंड, मतलब हस्बैंड के सीमन को लेकर सिरिंज में कलेक्ट करके सीधा का सीधा यूटेराइन कैविटी में इंसर्ट कर दिया। पता चल रहा आपको? रियल टेक्नोलॉजी है, होता है ऐसा बहुत रियल। हालांकि आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कहीं कहीं ऐसे सेंटर है जिसका नाम होता है, जैसे जोधपुर में की हॉस्पिटल फर्टिलिटी सेंटर नाम से। ऐसे हॉस्पिटलों में क्या होता है, जिस दिन फीमेल प्रेग्नेंट होती है उस दिन से लेकर जब तक बच्चा नहीं होता तब तक वो पूरा ट्रीटमेंट देते हैं। कम से कम 4-5 लाख रुपए का खर्चा आता है और लिखवाते और है फेलियर रेट बहुत ज्यादा है, कुछ भी हो सकता है, अबॉर्ट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, होता है ना, क्योंकि आर्टिफिशियल है तो रिस्क तो ज्यादा ही होती है अबॉर्ट होने की, फेलियर होने की। वो बोलते हैं हजारों चीजों की, जैसे बोलते हैं फॉर ट्रीटमेंट हर 5 दिन से हॉस्पिटल जाना पड़ता है, हार्मोनल स्टडी करवाते हैं। अब ठीक है, प्रोजेस्टेरोन सही है, बेबेसिस सही है, बैलेंस ठीक है, तो अगेंस्ट कुदरत, अब कुदरत के अगेंस्ट जा रहे हो तो रिस्क तो रहता ही है। ये तो सीधी सी बात है, इसमें कोई डाउट है नहीं। ये फोटो आ जाएगा, आप बोल सकते हो IUI है, इमेज का फोटो आ जाएगा, कौन सा प्रोसीजर है आप बोल दो IUI। इन यूटेरो इंसेमिनेशन का मतलब है सीमन, इन यूट्रो का मतलब यूट्रस में अंदर डायरेक्ट सिरिंज की हेल्प। समझ आ गया क्या? हाँ या ना? अब नेक्स्ट, हाँ नहीं हो क्यों, अभी क्यों नहीं लिखा, इतना टाइम क्यों लगा दो? आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? देखो IUI का प्रोसीजर पढ़ो, टाइमिंग साइकिल 28 दिन का होना चाहिए तो ठीक है, रिजल्ट आता है। सर्वाइकल म्यूकस की स्टडी करते हैं, BBT करते हैं, क्योंकि आपको पता है ये स्टडी क्यों करते हैं बताना। अपन लोग सिरिंज की सहायता से किसको इंसर्ट करते हैं, स्तन को, और प्रेगनेंसी के लिए और कौन चाहिए, ओम। तो हम उसी दिन इंसर्ट करेंगे जिस दिन ओवुलेशन हो रहा है, वरना मैं इधर स्तन तो इंसर्ट कर दिया, उधर ओम जी आया नहीं, भाई ओम आया ही नहीं तो क्या प्रेगनेंसी हो पाएगी? इसीलिए लिखा है सर्वाइकल म्यूकस, BBT, यूरिन LH ज्यादा होता है ना ओवुलेशन के टाइम, तो LH का चेक कितनी बार करते हैं, 2 बार। लगभग कब ओवुलेशन कब होता है नॉर्मल साइकिल में, 14 दिन पे, तो हम लगभग 12 से 16 दिन के बीच में IUI करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के। कितने दिन के बीच में? 12 से 16, 2-2 दिन के गैप से 2 बार कर दो, एक बार 12 दिन पे कर लो, एक बार 14 पे कर लो। IUI 2 बार करते हैं और लगभग लगभग 12-14 दिन, एक 12 पे कर लो, एक 14 पे कर लो। और जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल रेगुलर नहीं होता उसमें फेलियर रेट बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि तुमने इन IUI तो कर दिया, ओम नहीं आया तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। भाई ओवुलेशन होना जरूरी है ना। समझ में आया क्या? आगे बढ़ सकता हूँ जी? है 2 बार, प्रिंसिपल का मतलब 2 बार, 2 अटेम्प्ट। आगे बढ़े, और देखो ये और क्या क्या टेक्निक होती है ART में, देखो नाम सुनो, बस खत्म हो जाएगा टॉपिक, नाम सुनते खत्म। क्या लिखा है? IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ओम को भी बाहर निकालते हैं, स्तन को भी बाहर निकालते हैं, बाहर लैब में दोनों को मिलाते हैं, दोनों का फर्टिलाइजेशन भी बाहर, दोनों फर्टिलाइज हो गए और सीधा यूट्रस में क्या कर देते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या करवा रहे हैं, बाहर लैब में करवा रहे हैं, और सीधा का सीधा क्या डाल देते हैं, यूटेराइन कैविटी में डाल देते हैं। तो इसमें ओम ले लिया बाहर, स्तन ले लिया, सेम टेम्परेचर, बड़ी बड़ी मशीन होती है करोड़ों रुपए की, उसके अंदर दोनों को मिलाते हैं और देखते हैं बराबर 24 आवर ड्यूटी लगाते हैं। जैसे पेपर से पहले वो जो ड्यूटी करने वाले लोगों का मोबाइल ले लेते हैं, घर पे बात नहीं करने देते कि क्या पता ये क्वेश्चन बता देगा, घर पे इसके कोई रिलेटिव होंगे कि इसमें आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा, टियोक्रोमोसाइटोमा, तो काट लेते हैं ना। तो वैसे ही इधर वो इधर लैब में मिला रहे हैं, जो माइक्रोस्कोप लेके बैठे हुए ऐसे 4-4 घंटे की ड्यूटी करवाते हैं, और नींद आ जाए इधर वो इसको मिल रहे थे, उस समय झपकी लग गई और मर गए, पता ही नहीं चला है। तो वो मतलब पूरा हो गया दोनों का फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, फिर उनको उठाते हैं, सेंज में भरा और सीधा यूटेराइन कैविटी में डाल, उनको बोलते हैं IVF। तो अब उसमें दिक्कत भी हो सकती है कि सही नहीं मिले, सही तरीके से ओलेमा ब्लॉक नहीं हुआ तो फेलियर भी होता है। IVF का मतलब समझ गए, एक होता है इंट्रा यूटेराइन इंसर्ट, वो भी मैंने आपको बताया, IUI बता दिया। एक होता है गैमेट इंट्राफेरोन गिफ्ट, गिफ्ट का मतलब क्या होता है, पढ़ो गिफ्ट की फुल फॉर्म पढ़ो। गैमेट मतलब, गैमेट का मतलब होता है स्तन को सीरीज में भर के फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे, और उधर से कौन आ जाएगा, ओवम। हम स्तन को फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे, GIFT, गैमेट मतलब रिप्रोडक्टिव सेल, तो मेल की रिप्रोडक्टिव सेल कौन है, स्पर्म, तो स्तन को फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे सीधा।
और उधर से कौन आ रहा है, ओम, और उसी दिन डालेंगे जिस दिन ओवेशन हो रहा है। इधर से तो आ रहा था, ओम आ ही रहा था, इधर से स्पिन डाल दिया और दोनों वहां क्या करवा दिया, फर्टिलाइजेशन, गिफ्ट हो गया। फिर आता है गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब क्या है, जिसमें ओम भी अंदर से सही नहीं आ रहा है। गिफ्ट उसमें करते हैं जिसमें ओम नॉर्मल है, इसमें नॉर्मल है, सुनना, गिफ्ट उसमें करते हैं जिसमें ओम तो नॉर्मल है, इसम एबनॉर्मल है, क्योंकि ओम आ रहा है सही से। गिफ्ट उसमें करते हैं जिसमें ओम इसम दोनों ही नहीं आ रहा। तो जाइगोट, देखो नाम पढ़ना, जाइगोट किसको बोलते हैं, इसम और ओम दोनों मिल जाए उसके बाद उसका नाम क्या पड़ जाता है, तो बाहर से इसम ओम को बाहर मिलाते हैं लैब में। कहाँ मिलाते हैं, लैब में मिला के कहाँ डालते हैं, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस, डिफरेंस है, ये जाइगोट डालते हैं फैलोपियन ट्यूब में, फिर ये 4 दिन फैलोपियन ट्यूब में रहेगा, फिर यूट्रस में आएगा, और इसमें 4 दिन बाहर ही रखते हैं, बाहर ही रखते हैं, फैलोपियन ट्यूब वाले टाइम को बाहर ही रखते हैं, सीधा इम्प्लांटेशन करवाते हैं, इसमें डायरेक्ट इम्प्लांटेशन करवाते हैं। समझ में आ रही बात, इसके अंदर किस्म को और ओम को बाहर मिलाया, मिला के उसी दिन कहाँ डाल देते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। अब इनको बोलते हैं कि 4 दिन तुम ग्रो करो, कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में, फिर ये खुद फैलोपियन ट्यूब से घूमता घूमता कहाँ जाता है, यूट्रस में आ जाता है। अब ये तो क्या है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये वही है, स्पर्म का इंजेक्शन देना सीधे डायरेक्ट यूट्राइन कैविटी में, स्पर्म का इंजेक्शन भरना, क्या कहलाता है, आइसिस। बस नाम से ही पता चला, जो नाम है वही उसका आंसर है। ये सारी चीजें करते हैं अलग अलग, अपनी अपनी चॉइस होती है सबकी, कोई गिफ्ट करवाना पसंद है, कोई गिफ्ट है, कोई आईवीएफ है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, कौन से ऑर्गन की दिक्कत है। समझ में आ गया ना, बेसिक है। गैमेट का मतलब ओनली स्पर्म, जाइगोट का मतलब स्पर्म ओम दोनों ट्रांसफर करना, क्या, तो हम किसी और का लेंगे, हाँ, जाइगोट में, हाँ, गैमेट के अंदर अगर किसी का स्पर्म सही नहीं है तो किसी और का स्पर्म लेंगे, वो तो अगर किसी के अंदर स्पर्म में दिक्कत है तो किसी और का लेंगे, वो लेके ट्रांसफर कर लेंगे। आईवीएफ के अंदर या किसी भी प्रकार के इस प्रोसीजर में हो सकता है कि दोनों में से कोई एक इनकैपेबल हो, तो किसी और का सैंपल ले सकते हैं। लेकिन सरोगेसी का मतलब क्या होता है, सरोगेसी का मतलब क्या होता है, सरोगेसी, आपने शाहरुख खान का छोटा वाला बेटा नाम सुना, अब्राहम, उसकी डिलीवरी शायद सरोगेसी से हुई थी शायद। ऐसे बहुत सारे कपल होते हैं जो अपना एकदम फिगर मेंटेन रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं नहीं अपन तो ऐसे कैसे बेटा बेटी भी चाहिए, वो सरोगेसी ज्यादा, या जिसको रिस्क रहता है कि कोई कंजेनिटल डिसऑर्डर ना हो जाए, ये भी रिस्क रहता है भाई, ये भी एक चॉइस हो सकती है शायद। लेकिन सरोगेसी का मतलब ये होता है उसी हस्बैंड का स्पर्म होगा, उसी फीमेल वाइफ का ओवम होगा, और फिर ये दोनों स्पर्म और ओवम निकाल बाहर निकाले, और किसी तीसरी फीमेल को अपॉइंट करेंगे कि तुम्हें 9 महीने तक एक बच्चे को अपने यूट्रस में ग्रो करवाना है, जो भी है भाई, क्या करवाना है, ग्रो करवाना है। तो उस जिसके यूट्रस में जो बच्चा है उसको पता है इसके मम्मी पापा कौन है, तो किसी दो जैसे कपल है, कोई भी एग्जांपल के लिए कोई कपल है, वो चाहते हैं कि हमें एक बेटे या बेटी को जन्म, जो भी होगा, एक बच्चे को जन्म देना है, तो स्पर्म अपना होगा, ओवम भी अपना होगा, लेकिन वाइफ को बोलेंगे तेरे यूट्रस में ग्रो नहीं करवाएंगे, किसी और के यूट्रस में ग्रो करवाएंगे, तो स्पर्म निकाल लेंगे, ओवम निकाल लेंगे, लैब में फर्टिलाइजेशन करवा के सीधा यूट्रस में डाल देंगे किसमें, फिर उसको 9 महीने तक अपनी स्टडी में रखते हैं। ऐसा नहीं है जो बच्चा होने वाला वो भाग जाए, ठीक है? ऐसा हुआ एक केस, एक इमोशन में एक लेडी थी, वो जो बहुत गरीब थी, माँ तो माँ ही होती है, अब उसको ये थोड़ी पता कि ये माँ को इतना पता है कि मैंने 9 महीने कैरी किया, इसका मतलब मेरा ही है, उसको ये नहीं पता होता ना कि वो मेरा नहीं है, तो ओम स्पर्म किसी का था, तो फिर अपॉइंट साइन कर लिया, अपॉइंटमेंट हो गया, सब क्लियर हो गया, एग्रीमेंट हो गया कि भाई बच्चा होते ही हमें सौंपना है। उसने कहा ठीक है। तो जो कपल थे अमीर लोग थे, बहुत अमीर, कोई खरबपति अरबपति हजारों पति, पता नहीं कौन कौन से पति पत्नी जो भी, उन्होंने ओम स्पर्म दिया लैब में, लैब में करोड़ों रुपए दिए, उनसे जाइगोट बना, जाइगोट उसने जिस मदर के साथ में एग्रीमेंट हुआ था उसके यूट्रस में डाल दिया, जो ही बच्चा होने वाला था वो कोर्ट चली गई कि बच्चे की केयर मैंने की है, 9 महीने बच्चे को मैंने संभाला है, मैं इस बच्चे को नहीं दूंगी क्योंकि इस बच्चे की माँ मैं हूँ। अब बाई चांस स्टडी करे तो बच्चे की माँ कौन निकले, जिसका ओम था वो निकलेगी, और एग्रीमेंट में भी साइन हो रखा है कि 9 महीने तक बच्चे पे तू रखेगी, जितना तेरे को चाहिए उससे एक्स्ट्रा पैसे ले लो, तो डॉक्यूमेंटेड तो मां नहीं है, इमोशनल माँ कौन है, जिसने 9 महीने बच्चे को रखा है, इमोशनल माँ तो वही है भाई। मॉर्निंग सिकनेस किसने सहन किया, उसने, प्रॉब्लम किसने सहन किया, पेन किसने सहन किया, लेकिन रियल माँ वो नहीं है ना, ओम किसी और का है ना, तो वैसे होता है सरोगेसी, ऐसा ही है। हो गया, हो गया क्या, खत्म करो, ये क्या है, ऑलिगोस्पर्मिया। अगर किसी को ऑलिगोस्पर्मिया है तो हमें क्या करना पड़ता है, आईयूआई। अगर स्पर्म काउंट 5 मिलियन पर एमएल से कम है तो क्या करना है, आईवीएफ। अगर किसी को बहुत ज्यादा ऑलिगोस्पर्मिया है, 5 मिलियन से भी बहुत कम है, तो हमें क्या करना है, आईसीएसआई। ये सीधा क्वेश्चन आ रहा है ऐसे, तो आप लिख सकते हो चाहो तो। आईसीएसआई क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन है जो भी मैंने बताया था ना लास्ट में, कि आईसीएसआई हमने आरटी में पढ़ा था लास्ट में। आईसीएसआई में क्या करते हैं, स्पर्म सीधा ओम के ऊपर डालते हैं, आईयूआई में यूट्राइन कैविटी में डालते हैं, इतना डिफरेंस है। आईयूआई में स्पर्म यूट्राइन कैविटी में डाल देते हैं, आईसीएसआई में ओम की सेल के ऊपर स्पर्म की बरसात करते हैं। समझ में आ रही, ओम की सेल के ऊपर स्पर्म की फ्लो ऐसे, अब उनमें से वो एक आधा स्पर्म जो भी कैपेसिटी की ज्यादा होगी, कैपेसिटेशन जिसका ज्यादा होगा, वो उलेमा को ब्लॉक करके फर्टिलाइजेशन करवा देगा। ये इनफर्टिलिटी टॉपिक हो गया पूरा, अब 2 या 3 क्लास में अपना गायनी कर देंगे।
कल अगर क्लास हुई और फिर 1-2 जनवरी बस, फिर जय बाबा की। 25 तक भूल तो नहीं जाओगे ना? बस ऐसे बोलो, बस निकल यहाँ से जल्दी है। भूल जाओगे ना 25 तक? पक्का भूल जाओगे, इस बात की पूरी गारंटी है। नहीं भूलोगे? मतलब याद रखने की तुम कीमत एक समोसा है बस। याद रखने की कीमत क्या है? समोसा। हे भगवान, ये समोसा क्या है? ये एक्सट्रीम लव, इसको एक्सट्रीम लव बोलते हैं, जैसे बेवकूफ को बोलते हैं। कैसे हो तुम? ठीक है भाई, अच्छी बात है, जैसे भी हो। समोसा खाना है? खाना है तो क्या खाना है? क्या समोसा नहीं खाना तो क्या खाना है चाचा? हैं? इंसाफ मेरे चाचा लगता है इसलिए कह रहा हूँ, रियल में चाचा लगता है। रिश्ते में हम तुम्हारे मतलब इंसाफ मेरे चाचा लगता है, जो जनरेशन के अकॉर्डिंग है कि मतलब मेरे पापा का भाई है। तो रियल कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। बाकी मामले में मैं चाचा हूँ, जनरेशन में ये चाचा सच में। आगे बढ़ू, बस एक लाइन और एक लाइन। सरोगेसी ये लिखेगा, बेवकूफों भी ये सरोगेसी कौन लिखेगा? मतलब सरोगेसी इतना लिखो खत्म हो जाएगा। सरोगेसी का मतलब है embryo are transferred to the uterus of another woman who is willing to carry the pregnancy on behalf of the infertile couple. Okay. Union Cabinet on the 26th of February 2020 approved the new surrogacy regulation bill. I don't know. ये आता था। तो भाई इनफर्टिलिटी खत्म, और बाकी 4-5 टॉपिक और है, 2 क्लास का मामला है ज्यादातर। ठीक है, हो जाएगा जब तक समोसा बन रहा है। समोसा भी तो काजू किशमिश वाला चाहिए ना, ऐसे बेसिक तेल का थोड़ी चाहिए। थोड़ा स्टैंडर्ड समोसा ना, ऐसे स्टाइल वाला बस। उसके अंदर मोमोज वाला मसाला डाल के अच्छे से। चिल्ली पटेटो कहाँ है यहाँ?